तो चलिए पत्र की शुरुआत करते हैं। अपना पेन पेपर निकालें और शुरू करें। पत्र का नाम है अष्टांगिक मार्ग। कोई मात्रा की गलती हो रही है, कोई कुछ लिखने में कोई शब्द मुश्किल आ रहा है, वो बाद में मैं आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर दूंगी। लेकिन हाँ, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी, ये सोचकर अगर आप लिखना अवॉइड करेंगे तो आप नुकसान अपना करेंगे। क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आप इस लेटर की एनर्जी के माध्यम से डीपली कनेक्ट करेंगे। तो जो इंसान लिखेगा वो इस भाव को ज़्यादा गहराई से महसूस कर पाएगा और उसके लिए चीज़ों को समझना और अपने ऊपर काम करना ज़्यादा आसान होगा। तो कृपया करके अपना पेन एंड पेपर लें और शुरू करें। बार-बार पूछने की आवश्यकता नहीं है अगर कोई इंसान पीछे रह जाता है तो, क्योंकि ऑब्वियसली पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करूँगी लेटर की, लेकिन फिर भी संदेश वही है, लिखना ज़रूर है। तो कुछ छूट जाए बीच में इन बिटवीन वो पीडीएफ से रिकवर करिएगा। पत्र थोड़ा बड़ा है, समय सीमा है हमारे पास, रात के 12:30 नहीं बजा सकते हैं। एक लिमिटेड समय में काम हो जाए उसका मतलब काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली लाइन से शुरू करिएगा। मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ, करता हूँ, अपने हिसाब से लिखिएगा। कि जीवन में जितना भी दुःख मैंने अनुभव किया है, कि जीवन में जितना भी दुःख मैंने अनुभव किया है, उसका एक बड़ा कारण उसका एक बड़ा कारण मेरी अपनी गलत धारणाएँ, अपेक्षाएँ, गलत धारणाएँ, अपेक्षाएँ और अनजाने में चुने गए विचार रहे हैं। अनजाने में अनजाने में चुने गए विचार रहे हैं। यानी यहाँ पर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद ले रहे हैं। आप स्वयं ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि मेरे जीवन में जो भी मैंने दुःख लिया है, उसका एक बड़ा कारण क्या है? या तो मेरी धारणाएँ गलत थी जीवन को लेकर, बहुत लिमिटेड थी, मुझे क्लैरिटी नहीं थी, जीवन का ज्ञान नहीं था, या मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी थी रिश्तों से, जो शायद जो बहुत फ़िल्मी थी, वैसे ही पूरी नहीं होनी थी, या फिर अनजाने में मैंने कुछ विचारों का चुनाव कर लिया। मुझे नहीं पता था कौन से विचार मेरे मन में घर कर गए। मैं बहुत बच्ची थी, बच्चा था, मुझे नहीं पता था कोई बाउंड्री नाम की चीज़ होती है, तो कुछ विचार मेरे मन में घर कर गए। आगे लिखिएगा। आज मैं आज मैं बुद्ध द्वारा दिए गए आज मैं बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग को बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपने जीवन में आमंत्रित करता हूँ आमंत्रित करती हूँ ताकि मुझे शांति, उपचार और स्पष्टता ताकि मुझे शांति, उपचार और स्पष्टता प्राप्त हो सके। यानी आज हम खुद को क्या तोहफा दे रहे हैं? आज हम खुद को बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग अपने आप को गिफ्ट कर रहे हैं। तो लिखिएगा,
पहला पहला पॉइंट है, भगवान बुद्ध ने कुल मिलाकर 8 पॉइंट दिए थे। तो उनके 8 मार्ग हैं ये कि इन रास्तों पर चलोगे तो आपका जीवन काफी बैलेंस्ड रहेगा। तो पहला है, पहला लिखिएगा, सम्यक दृष्टि। सम्यक, सम्यक का मतलब होता है राइट, बैलेंस्ड। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, स आधा म य क, सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है एनीथिंग विच इज वेरी राइट इन नेचर एंड बैलेंस्ड, जो राइट होता है और बैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो सम्यक दृष्टि। अब इसका मतलब क्या होता है, हम इसको लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? लिखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। अगर आप इसका मतलब समझ पाओगे तो अ, आप अपनी लाइफ की जो अनसर्टेनिटीज हैं, जिनसे आप डरते रहते हो, उनके साथ एक दोस्तीनुमा संबंध बना पाओगे। तो सम्यक दृष्टि पहला पॉइंट। मैं यह समझने का प्रयास करती हूँ, मैं यह समझने का प्रयास करती हूँ, करता हूँ कि हर घटना मुझे कुछ सिखाने आई है। हर घटना मुझे कुछ सिखाने आई है। मैं अब मैं अब अपने जीवन को मैं अब अपने जीवन को पीड़ित की दृष्टि से नहीं, मैं अपने जीवन को पीड़ित की दृष्टि से नहीं, बल्कि एक विद्यार्थी की दृष्टि से देखना चाहता हूं। बल्कि एक विद्यार्थी की दृष्टि से देखना चाहता हूं। यानी अगर आप अपने आप को विक्टिम मानते रहेंगे, अगर आप विक्टिम की आइडेंटिटी अपने ऊपर ओढ़े रहेंगे कि मैं विक्टिम हूं, मैं विक्टिम हूं, आप कभी उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपके सारे एक्शन ही ऐसे होंगे जो आपके विक्टिम हुड को और मजबूत करेंगे। अगर आप अपने आप को विक्टिम मानते रहेंगे, कुछ आदतों के विक्टिम हैं, घर परिवार के सदस्यों की गुस्से की वजह से, उनकी नाराजगी की वजह से, या आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो और आम लोगों की जीवन में नहीं हो रही हैं, और आप बार बार अपने आप को विक्टिम मान रहे हो। नहीं, आप अपने आप को विद्यार्थी मानो, स्टूडेंट, दैट यू आर लर्निंग, कि अगर लाइफ में कोई इवेंट हुआ तो उससे मैं क्या सीख सकता हूं, मैं क्या सीख सकती हूँ। शायद मुझे किसी एक रिश्ते को अपने जीवन का आधार नहीं बनाना चाहिए था। शायद मुझे किसी से ओवर अटैच नहीं होना चाहिए था। शायद मुझे ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था। शायद मुझे अपने साथ भी एक रिश्ता बनाना चाहिए था। बहुत सारे शायद हैं। ये जो लाइन है, ये आपको बहुत सारे शायद सोचने के लिए मजबूर करती है। तो आगे लिखिएगा, मैं यह समझने का प्रयास करती हूँ, नेक्स्ट लाइन, मैं यह समझने का प्रयास करती हूँ कि जीवन परिवर्तनशील है। मैं यह समझने का प्रयास करती हूँ कि जीवन परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जीवन परिवर्तनशील है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। मेरे दुख मेरे दुख मेरी परिस्थितियां मेरे दुख मेरी परिस्थितियां, मेरे संघर्ष मेरे संघर्ष और मेरी समस्याएं और मेरी समस्याएं स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। यानी जीवन का एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है, ये एक रियलिटी है कि नथिंग इज कांस्टेंट, सब चेंज होता है। अगर आप भी थोड़े प्रयास करें तो जो आपके संघर्ष का, समस्याओं का जो समय है, उसे भी बदला जा सकता है, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है।
कोई समस्या ऐसे पैर गड़ा के नहीं बैठती है कि मैं तो जाऊंगी ही नहीं। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने, अभी हम सम्यक दृष्टि को डिस्कस कर रहे हैं, एक लास्ट में पॉइंट आता है सम्यक कर्म, हम लिखेंगे उसको, बस पहले ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ। सम्यक कर्म का मतलब है कि सिर्फ दृष्टि रखने से, विचार रखने से काम नहीं चलेगा, वो कर्म भी आपको करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सम्यक कर्म करते हो तो आपके जीवन में परिवर्तन संभव है। ठीक है, तो आगे लिखिएगा इसी सम्यक दृष्टि में ही, आज मैं खुद से पूछती हूँ, आज मैं खुद से पूछती हूँ, पूछता हूँ। पॉइंट वन, पॉइंट वन, मैं किन बातों को सत्य मानकर बैठी हूं, मैं किन बातों को, मैं किन बातों को सत्य मानकर बैठी हूं जो वास्तव में सत्य नहीं है, जो वास्तव में सत्य नहीं है। पॉइंट नंबर टू, मैं किन अपेक्षाओं को पकड़कर बैठी हूं, मैं किन अपेक्षाओं को पकड़कर बैठी हूं। पॉइंट नंबर थ्री, मैं किन भ्रमों को पकड़कर बैठी हूं, मैं किन भ्रमों के कारण दुखी हूं, सॉरी, मैं किन भ्रमों के कारण दुखी हूं, यानी भ्रम है आपके अंदर, इल्यूजन है। यानी यहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप खुद से पूछिए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको मैं पकड़कर बैठ गई कि मैंने अपना सच बना लिया, लेकिन वास्तविकता में वो चीजें सच नहीं थी, बस मैंने उस चीज को अपना सच बना लिया। आपको खुद से पूछना है मेरे जीवन में क्या ऐसा है, मैंने कौन से इल्यूजन पाल रखे थे, या आज भी मेरे कौन से भ्रम है। मुझे पता है ये मेरा भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं विक्टिम हूं उसकी। या मैं किन एक्सपेक्टेशंस के चक्कर में बंध गई हूं कि मुझे लोगों से एक्सपेक्टेशन है या जीवन से एक तरह की एक्सपेक्टेशन है। यानी आप अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो कि आप लोगों के साथ, चीजों के साथ, घटनाओं के साथ, परिस्थितियों के साथ किस तरह के बॉन्ड बनाते हैं। अगर आप हेल्दी बॉन्ड बनाएंगे तो आप आजाद रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को बाहर के किसी रिजल्ट के साथ, बाहर के किसी इंसान के साथ बांध लेंगे तो क्या होगा, आप उस स्थिति के, उस इंसान के, उस भाव के गुलाम बन जाएंगे। और सबसे बेहतरीन लाइन जो इस पूरी सम्यक दृष्टि को डिफाइन करती है, वो इकलौती लाइन है, आज मैं, आज मैं वास्तविकता को, आज मैं वास्तविकता को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास करूंगी, जैसा है वैसा देखने का अभ्यास करूंगी। जैसी वास्तविकता है उसको देखो ना आप, बाहर जैसी रियलिटी है उस रियलिटी को वैसे ही देखो। अगर हमारा समाज पितर सत्तात्मक है, महिलाओं को अधिकार नहीं दे रहा है, आप अकेले चाहिए 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 करते बुआ से लड़ लो, फूफा से लड़ लो, चाची से लड़ लो, मम्मी से लड़ लो, पापा से लड़ लो, उससे कुछ बदल थोड़ी ना जाएगा। आपकी मम्मी पापा की, आपके घर परिवार के लोगों की 50 साल की कंडीशनिंग है और पूरे समाज की कंडीशनिंग तो हजारों सालों से है। आपको अपने बलबूते बलबूते पर कुछ करना है, आप करो। आप दूसरे के विचार बदलने के ऊपर अपनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हो कि मम्मी को ये वीडियो दिखा दूं, पापा को ये वीडियो दिखा दूं, चलो इनके विचार बदल दूं। आप नहीं कर सकते ऐसा। अगर कोई है, कोई आपके आपके हस्बैंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आप रिलेशनशिप में है, किसी इंसान के विचार नहीं है उस तरीके के जैसे आपके हैं, आप उनके विचारों को बदलने के लिए एफर्ट लगाएं। इससे बढ़िया आप अपना एक पीस ऑफ आइलैंड, यानी एक ऐसा टापू ढूंढ लो जिसपे आप शांति से रह पाओ अंदर की दुनिया में, जहां पर आप किसी के पीछे पड़ के भीख ना मांगो कि मुझे प्यार दो, मुझे समझो, मुझे अटेंशन दो। आप नहीं कर सकते। जो जैसा है उसको वैसा ही देखो। अगर आपके हस्बैंड अनरोमांटिक है तो खून क्यों फूक रहे हो एकता कपूर की मूवी और सीरियल देखेगी, देखो पार्वती का हस्बैंड तो बड़ा रोमांटिक है, हमारा क्यों नहीं है। ठीक है, जो जैसा है उसको वैसा देखना सीखो।
अपना पेंट मत करो उसको जबरदस्ती कि इनको तो ऐसा होना चाहिए, उनको वैसा होना चाहिए। चाहिए तो ज़िंदगी खराब कर देता है। ठीक है? आप अपने बलबूते पे कुछ करो, कुछ करना चाहते हो तो। तो आज आपने क्या बोला? आज वास्तविकता को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास करूँगी। कल कार्तिक ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई फिज़िकली अगर कोई हैंडीकैप है, स्पेशली एबल्ड है, चैलेंज्ड इंसान है, तो वो इंसान क्या करे? समाज में सब उसको बुरा महसूस करा रहे हैं। मैं उसको ज़बरदस्ती का मोटिवेशन नहीं दूँगी। कि अरे तुम तो दिव्यांग हो, तुम्हारे पास तो दिव्य मैजिकल अंग है, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ी जादुई शक्ति है और भगवान ने तुम्हें इस तरीके की नहीं दूसरे तरीके की काबिलियत दी है। ये तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। मैं उसको बोलूँगी जो स्थिति है आप पहले तो वो स्वीकार करो कि हाँ, आप औरों की तरह शायद भाग नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास जीवन जीने की संभावना खत्म हो गई है पूरी। जो भी संभावना है आप उसका विस्तार करें। ठीक है, अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग रखें कि बाहर के इंसान, बाहर के लोग आपको ज़्यादा प्रभावित ना कर पाएँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नॉर्मल हैं, जिनके हाथ-पैर नॉर्मल हैं, जिनका दिमाग नॉर्मल है, जिनके शरीर के सारे अंग नॉर्मल हैं, फिर भी वो एक पैरालाइसिस वाली ज़िंदगी जी रही हैं। उनके शरीर में पैरालाइसिस नहीं है, लेकिन उनकी सोच, उनकी समझ, उनके जीवन की जितनी संभावनाएँ हैं, उनको पैरालाइसिस हो गया है। वो अपने सामने वाले इंसान को बहुत क्या कर रहे हैं उनकी बातों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जिस इंसान की बात को ₹2 की कौड़ी की आँकने की आवश्यकता नहीं थी, उसको इसने ₹200 दे दिए। तो बात सिर्फ़ शरीर की नहीं है कि शरीर विकलांग है। कई बार क्या होता है, मन विकलांग हो जाता है। शायद शरीर विकलांग है, उसके लिए तो कोई न कोई इक्विपमेंट हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है। लेकिन अगर किसी का मन ही विकलांग हो गया है कि दूसरों की बातों को बहुत सीरियसली ले लिया, आपके मन में इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन, बुआ ने ये क्यों बोला, फूफा ने ये क्यों बोला, मेरी माँ ने ये क्यों बोला, मेरे पापा ने ये क्यों बोला। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें घुस गए हो, तो उसका इलाज नहीं है। तो कल वाले क्वेश्चन का आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगी कि जो भी इंसान मेरे सामने है, उसको मैं बोलूँगी हाँ, कि आपके पास दुनिया की तुलना में एक चैलेंज ज़्यादा है। कि आपको अपने आप को एक लेवल पर आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा खुद को और मनोबल देना होगा, लेकिन फिर भी आपके पास जीवन की संभावनाओं को विस्तार करने की आवश्यकता है। अपने मन को विकलांग मत होने दो, शरीर में कोई न कोई कमी है औरों की तुलना में, उसे बहुत प्यार से एम्ब्रेस करो, ना तो उसको घृणा की नज़र से देखो, ना खुद को बैकवर्ड नज़र से देखो, क्योंकि अगर खुद को ही हीन भावना से देखोगे तो इसमें आपकी कोई मदद थोड़ी ना होगी। और जो इंसान स्पिरिचुअल है, जो आत्मा के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखता है, वो तो शरीर की ज़्यादा वैल्यू कर ही नहीं पाता है। स्टीफन हॉकिंग, वो तो बहुत ही फिज़िकली हैंडीकैप्ड थे। लेकिन एक बात और है, शायद स्टीफन हॉकिंग का इकोनॉमिक सिचुएशन अलग था। शायद उनकी सोशल जो कंडीशनिंग है या उनके देश का माहौल, उनके समाज का माहौल ज़्यादा एडवांस था। शायद इंडिया में कोई स्टीफन हॉकिंग उस लेवल पे डेवलप नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारे रिसोर्सेज़ उस इंसान को ऐसे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो कई बार रियलिटी मल्टी डायमेंशनल होती है और जो स्थिति जैसी है उसको वैसा ही स्वीकार करना होता है। हम हर जगह पॉजिटिविटी को नहीं घुसा सकते हैं कि हम हर जगह किसी को मोटिवेट करने लग जाएं। जैसी रियलिटी है वैसे उसको स्वीकार करो, अपने आप को एम्ब्रेस करो, अपने आप को हग करो और कोशिश करो कि आपको जो भी संभावना मिली है, अगर जो इंसान ठीक हाथ पैर का है उसको 100 संभावनाएं मिली हैं और आपको 50 मिली है, आप अपनी 50 को एक्सप्लोर करो। हो सकता है जो सामने ठीक हाथ पैर का है, वो 100 संभावनाओं को भी एक्सप्लोर ना कर पाए, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है वो मन से कमज़ोर हो। ठीक है? तो आगे लिखिएगा। ये सारा का सारा क्या था? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का क्या मतलब है? कि आप चीज़ों को एक सही नज़र से देखना सीख रहे हैं। ठीक है? आगे लिखिएगा, सेकंड पॉइंट है, मुश्किल लगता है आज ये लेटर पूरा हो पाना। बड़ा है, बहुत बड़ा है, 8 पॉइंट है, हर पॉइंट इतना बड़ा है। कोई बात नहीं, देखते हैं। सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन। सम्यक संकल्प। सम्यक का मतलब होता है राइट, राइट इंटेंशन लिखिएगा। मैं अपने मैं अपने भीतर छिपे हुए मैं अपने भीतर छिपे हुए क्रोध,
मैं अपने भीतर छिपे हुए क्रोध, ईर्ष्या, भय और नकारात्मक इरादों को पहचानती हूँ और नकारात्मक इरादों को पहचानती हूँ। मैं अपने भीतर छिपे हुए क्रोध, ईर्ष्या, भय, नकारात्मक इरादों को पहचानती हूँ। मैं किसी को हराना नहीं चाहती। मैं किसी को हराना नहीं चाहती। ना ही मैं किसी को साबित करना चाहती हूँ। ना ही मैं किसी को साबित करना चाहती हूँ कि मैं सही हूँ। यानी आपने लोड ही हटा दिया अपने सिर के ऊपर से कि ना तो मुझे किसी को हराना है और ना ही मुझे ये साबित करना है किसी भी इंसान को कि मैं सही हूँ। आपके ऊपर ये वज़न ही नहीं है अपने आप को सही साबित करने का। आगे बहुत ही खूबसूरत लाइन है, मैं केवल स्वयं को समझना, मैं केवल स्वयं को समझना और विकसित करना चाहती हूँ। मैं केवल स्वयं को समझना और विकसित करना चाहती हूँ। यानी मुझे केवल खुद को समझना है, मेरे अंदर गुस्सा है, नाराज़गी है, डर है, मेरे अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आ गया है, तो मैं खुद को समझूँ, अपने आप को उस नेगेटिविटी से, उस जाल से अपने आप को अलग करूँ, मैं अपने आप को विकसित करूँ, ठीक है? आज मैं 3 संकल्प लेती हूँ। ये हमने बोला ना कि सम्यक संकल्प। आज मैं 3 संकल्प लेती हूँ। क्या संकल्प ले रहे हो? पहला संकल्प है, मैं स्वयं के प्रति मैं स्वयं के प्रति करुणामय रहूँगी। मैं स्वयं के प्रति करुणामय यानी अपने लिए कंपैशन रखूँगी। मुझे खुद को हथौड़ा मारने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे ठीक होना है, मुझे अचानक से सफल इंसान बन जाना है, मुझे अचानक से पूरी दुनिया को साबित करके दिखा देना है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं क्या अचीव कर सकती हूँ। नहीं, ये मेरा बैटल नहीं है। ये मेरी रणभूमि है ही नहीं और समझदार इंसान बिन वजह के बैटल तो लड़ता ही नहीं है। तो पहला हमारा संकल्प क्या है? मैं स्वयं के प्रति करुणामय रहूँगी। दूसरा है, मैं दूसरों के प्रति शुभ भावना रखूँगी। मैं दूसरों के प्रति शुभ भावना रखूँगी। सामने वाला इंसान चुड़ैल हो, राक्षस हो, जिन हो, प्रेत हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे मन में सिर्फ़ शुभ भावना है कि भगवान राधा रानी इनको सुख शांति दे, तरक्की दे, इनको मैच्योर इंसान बनाए। कोई इंसान शायद मुझे 4 गाली देकर गया है, मेरे पे गुस्सा बरसा के गया है, बट मैं सिर्फ़ क्या रखूँगी, भगवान इनको शुद्ध बुद्धि दे, इनकी साढ़े साती जल्दी उतर जाए, इनके राहु केतु बैलेंस हो जाए। ठीक है? तो मुझे सिर्फ़ इतना कहना है। अगला लिखिएगा, तीसरा संकल्प है, मैं अपने जीवन को प्रेम और जागरूकता से जीने का प्रयास करूँगी। मैं अपने जीवन को मैं अपने जीवन को प्रेम और जागरूकता से जीने का प्रयास करूँगी। मुझे खुद के प्रति प्रेम लाना है। जिस इंसान में खुद के प्रति प्रेम नहीं होता, वो दूसरों के प्रति कैसे प्रेम लेकर आएगा? संभव ही नहीं है। तो मैं खुद के प्रति प्रेम और जागरूकता, अवेयरनेस कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, मैं लो फ़ील कर रही हूँ, तो मैं अपने साथ बैठूँगी, ये मेरे अंदर का बाबू है, ठीक है? और मैं अपने अंदर के बाबू को क्या बोलूँगी कि भई क्या बात है? शिंटू महाराज, क्या बात है? क्यों परेशान हो? फिर ये बताएगा, फलाने ने ये बोल दिया, धकड़े ने ये बोल दिया, मकड़े ने ये बोल दिया, ऐसा-वैसा हो गया। फिर आप इसको समझाओगे कि लाइफ़ में सब कुछ चेंज होता है, हर इंसान हमारी मर्ज़ी के अनुसार नहीं चलता है, लाइफ़ में हर चीज़ को बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और हमको चीज़ों की जल्दबाज़ी नहीं करनी है और लाइफ़ को ईज़िली फ़िगर आउट करेंगे।
यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, आप अवेयर हो रहे हो, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन नहीं दे रहे हो। अगर आपको लो फील हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है और आप जबरदस्ती निकल गए, राधा 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 राधा, क्या करेंगे राधा रानी जी? क्या किया आपने ये? क्या कांड किया ये आपने? आपको लो फील हो रहा है, आपको खुद के साथ आराम से बैठ के पेन पेपर लेके या अपने अंदर वाले इंसान के साथ बैठ के पूछना है, भाई क्यों परेशान है? अब ये बोलेगा मैं 2 दिन से पढ़ा नहीं, फिर बोलेगा भाई अब 2 दिन से क्यों नहीं पढ़े? फिर ये बोलेगा कि मैंने सोशल मीडिया पे देख लिया, सब लोग तो ग्रुपबाजी कर रहे थे, गुटबाजी कर रहे थे, सबकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थी, अपन कितने साल से सिंगल हैं, ठीक है? अब तो हम अपनी तो लाइफ का कोई मतलब ही नहीं बना। तो नाउ आप इसे बात कर रहे हो, कोई बात नहीं बाबू, ज़रूरी थोड़ी है, जो लोग मिंगल हो रखे हैं वो सुखी हैं, वो भी दुखी हैं, ठीक है? यानी यू विल ट्राई टू कन्विंस दिस पर्सन कि जो तुम रियलिटी देख रहे हो वो अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, वो तुम्हारा परसेप्शन है क्योंकि तुम दूसरी साइड बैठे हो। यानी समहाउ यू टॉकिंग टू दिस पर्सन और इसका प्रेशर रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, इससे लॉजिकली बात करके, इससे प्यार से बात करके। मैं ये नहीं कह रही कि आप राधा नाम जप मत करो, लेकिन राधा नाम जप करने का वास्तविक मतलब ये है कि अपने अंदर की राधा रानी से पूछ लो कि बच्ची परेशान क्यों हो? प्यार से पूछ लो ना। पॉजिटिवली डिस्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है? डिस्ट्रैक्शन तो डिस्ट्रैक्शन है ना, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसीलिए द थर्ड पॉइंट सॉरी इज टू डिस्टर्ब यू दीदी, मैं लीव ये करना चाहता हूँ फोर्थ है क्लास, मैम। कुछ जरूरी काम है दीदी। हाँ, ठीक है मानस भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मुझे मानस भाई इतने इनोसेंट है ना यार, ऐसा करता है अपनी 1 एकड़ ज़मीन के नाम करवा दूँ मैं। चलिए ठीक है, आगे लिखिए। अभी तो मेरे पापा ने मेरे ही नाम ना करवाई, मैं क्या नाम करवाऊँगी इनके? और मैंने खुद की खरीदी नहीं है। बट फिर भी देखो मेरी इंटेंशन कितनी बढ़िया है ना, अभी हम सीख रहे थे ना दूसरों के प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए। आगे क्या होगा क्या नहीं, भावना तो शुभ रख ली। थर्ड पॉइंट लिखिए, सम्यक वाणी। हमने दृष्टि की बात कर ली, जो जैसा है उसको वैसा ही देखेंगे, ठीक है? हमने संकल्प की बात कर ली, खुद के प्रति अच्छा संबंध रखेंगे, दूसरों के लिए भी अच्छी दुआएं रखेंगे। तीसरा पॉइंट है सम्यक वाणी, राइट स्पीच। सम्यक वाणी का मतलब क्या है? बहुत ही खूबसूरत बात। ये सम्यक वाणी ही मैंने आधार बना के यूट्यूब का पहला वीडियो बनाया था। अब समझ में आ रहा है, उस टाइम पे तो वैसे वैसे मुंह उठा के बना दिया था। अब समझ में आ रहा है कि अच्छा ये किया था क्या मैंने। यहाँ पे लिखा है, मैं अपने शब्दों की शक्ति को पहचानती हूँ। सम्यक वाणी में पहली लाइन है, मैं अपने शब्दों की शक्ति को पहचानती हूँ, कि मेरे शब्दों में शक्ति है भाई। शब्द में शक्ति होती है, चाहे नेगेटिव एनर्जी हो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो, एनर्जी तो होती है, ठीक है? अब कोई गाली दे रहा है तो उसके शब्दों में नेगेटिव एनर्जी है, कोई प्यार से बोल रहा है तो उसके शब्दों में हीलिंग एनर्जी है। लिखिएगा आगे, मेरे शब्द किसी का उपचार भी कर सकते हैं, मेरे शब्द किसी का उपचार भी कर सकते हैं और किसी को घायल भी कर सकते हैं। सोच के देखिए, आपके शब्द किसी का उपचार कर रहे हैं, किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और आपके ही शब्द घायल कर रहे हैं। अब आज के बाद जो भी इंसान आपसे बात करेगा, आप मन-मन कैटेगराइज़ करने लग जाना, इसके शब्दों ने मुझे घायल किया कि इसके शब्दों ने मेरा उपचार किया। फिर आप देखने लग जाओगे किसके शब्द कैसे हैं। फिर जो इंसान बार-बार घायल कर रहा है, उससे आप ऑटोमैटिकली डिस्टेंस बनाना शुरू कर दोगे। ओहो भाई! ये तो कुछ ज़्यादा ही गोली-वोली मार रहा है। ठीक है? लिखिएगा आगे, मैं स्वयं से पूछती हूँ, मैं स्वयं से पूछती हूँ यानी आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं स्वयं से पूछती हूँ, पॉइंट नंबर 1, क्या मैं अपने बारे में कठोर भाषा बोलती मैम हूँ? दिल्ली में अर्थक्वेक आ रहा है। अभी तो जिंदा है अपन लोग, जब तक जिंदा है, जब तक लेटर लिखेंगे। आप बच गई ना? हाँ जी, सोसाइटी वालों ने बोला बाहर जाने के लिए। आप बोलो कि मैं अपने भीतर प्रवेश कर गई हूँ, मैं बाहर नहीं आऊंगी अब मैं। अरे सच बात है, मैंने बताया था किसी सेशन में, जब हम नवंबर या दिसंबर में सेशन में मिला करते थे तो मैंने एक कहानी सुनाई थी कि जापान में एक अर्थक्वेक आया था और एक बौद्ध भिक्षु थे और जापान में तो बहुत गंदे-गंदे अर्थक्वेक आते हैं। तो वो 10वीं 11वीं मंजिल पे वो भिक्षु था, परिवार के साथ बैठा था, किसी परिवार में मेहमान बन के आया था।
तो वहां पे अर्थक्वेक आ गया। अब वो जितने परिवार के मेंबर थे और ऊपर बिल्डिंग में ऊपर नीचे रहते हो सब भाग लिए। अब भाई तुम 14वीं मंजिल पे रहते हो, जब तक तुम भाग के जाओगे अर्थक्वेक चला जाएगा, या तो सब कुछ तहस नहस हो चुका होगा, या तुम जब तक नीचे जाओगे अर्थक्वेक चला जाएगा। तो ये भिक्षु ना उसी चेयर पे बैठ के शांत होके ऐसे ही मेडिटेशन की अवस्था में बैठे रहे। तो सब लोग आए अर्थक्वेक जाने के बाद, तो बोले भाई भिक्षु महाराज जी, अ, आपको डर नहीं लगा, आप कहीं भागे नहीं? वो बोला मेरे को डर लगा था। कैसे डर लगा था? कहते हैं आप तो यहीं बैठे रहे। नहीं मुझे डर लगा था, तुम डर के बाहर भाग गई, मैं अंदर भाग गया था। ठीक है कि उसको पता लग गया था कि बाहर भागने से तो कोई मतलब है नहीं। बिल्डिंग अगर गिरेगी तो 14वीं मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अर्थक्वेक तो सारा ही 20-25 सेकंड का खेल होता है, और 20-25 सेकंड में कितनी भीड़ नीचे जा सकती है वो भी संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि सारे ही फ्लोर से लोग आएंगे। तो उसने बोला मुझे भी डर लगा था, लेकिन तुम डर के बाहर भाग गए और मैं डर के अपने अंदर भाग गया। मतलब इसको बोला जाता है कि मेरे अंदर एक टापू है, एक आइलैंड है, एक उस आइलैंड का नाम है पीस आइलैंड, शांति वाला टापू, कि मैं अपने अंदर चला गया था। तो अभी तो आप पत्र लिख रही हैं, आप भी अंदर ही गई हुई थी। ठीक है, अब जो लोग बिल्डिंग से भाग के गए हैं वो वापस आ रहे होंगे, आप भी वापस आ जाओ अपनी चेतना में। लिखिए, मैं स्वयं से पूछता हूँ, क्या मैं अपने बारे में क्या मैं अपने बारे में कठोर भाषा बोलती हूँ? कुछ लोग होते हैं ना अपने बारे में गंदा गंदा बोलते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है, क्या मैं स्वयं की आलोचना करती हूँ? क्या मैं स्वयं की आलोचना करती हूँ? थर्ड पॉइंट है, क्या मैं दूसरों के बारे में अनावश्यक बातें करती हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में अनावश्यक बातें करती हूँ? कुछ लोग देखे होंगे आपने, कोई बात ही नहीं है फिर भी बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? अंदर इतना खालीपन, इतना अकेलापन है कि उसको सिर्फ भरने की कोशिश करनी है, किसी की चुगली चपाटी करके। इंसान अपने साथ शांति से बैठ ही नहीं सकता। अब उसको चाहे कूड़ा करकट मिल जाए, लेकिन उससे वो डील करेगा ताकि वो बिजी रह पाए बाहर। ठीक है, तो आपको क्योंकि देखो आपके शब्दों में क्या है, पावर है। जो लोग अनावश्यक बिन वजह की बातें कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, अपनी पावर को वेस्ट ही तो कर रहे हैं, कुछ मिल थोड़ी रहा है उनको। तो और क्या आप अपने अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो? आप अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आप जिसे हम इनर चाइल्ड की बात करते हैं, अगर आपके अंदर एक बच्चा है तो वो तो सुन रहे हैं ना, आप इसकी कटती कर रहे हो। इसीलिए आगे लिखिए, मैं संकल्प लेती हूँ। अब हम संकल्प ले रहे हैं। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं अनावश्यक मैं आवश्यकता होने पर मैं आवश्यकता होने पर मौन का चुनाव करूंगी। आवश्यकता होने पर मौन का चुनाव करूंगी। अगर स्थिति की आवश्यकता ये है कि मुझे चुप रहना है तो मुझे चुप रहना है, मुझे बिन वजह बोलना नहीं है। कुछ लोग प्रेशर में आ जाते हैं, पीयर प्रेशर में सब बोल रहे हैं तो मुझे भी बोलना चाहिए। भाई अगर मेरे पास नहीं है बोलने के लिए कुछ, तो चुप रहने में क्या दिक्कत है? मुझे क्यों प्रेशर लेना है कि सब चपर चपर कर रहे हैं तो मुझे भी उनके साथ साथ ही ऐसा ही करना है? जरूरी नहीं है। तो आवश्यकता अगर मुझे महसूस हो रही है कि मुझे चुप रहना है, तो शांतिपूर्वक चुप रहो। और दूसरा संकल्प है, मैं स्वयं से सम्मान पूर्वक बात करूंगी। मैं स्वयं से सम्मान पूर्वक बात करूंगी। पूजा की एक बात याद आ गई, फरवरी में या जनवरी में पूजा ने एक बात बोली थी कि मैं ना आजकल खुद से ऐसे बात करती हूँ, आपको ये काम करना है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। यानी मैं खुद से आप कह के बात करती हूँ। वही बात है कि खुद को वो थोड़ी रिस्पेक्ट देना कि देखो आपको ये करना चाहिए। तो उसमें ऐसे खुद के प्रति रिस्पेक्ट आती है तो वो काम ज्यादा करने का मन होता है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बोला, देखो हमने अपनी दृष्टि को ठीक किया, जो है उसको वैसा ही देखेंगे। हमने हमारी इंटेंशन को ठीक किया, अगर हमारे अंदर कूड़ा करकट है तो उसको देखेंगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे बिन वजह।
ठीक है? हम उसको निकालेंगे अपने अंदर से, उस भाव को निकालेंगे। फिर हमने अपनी वाणी के बारे में बात करी कि भई हमारे शब्दों में एक शक्ति होती है, या तो घायल होंगे या ठीक होंगे। 2 ही तरह के शब्द हो सकते हैं। अब खुद के प्रति सम्मानपूर्वक हैं या नहीं, या खुद की आलोचना कर रहे हैं, खुद के बारे में खराब-खराब बोल रहे हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है? आगे लिखिएगा। सम्यक कर्म, सम्यक कर्म राइट एक्शन, सम्यक कर्म राइट एक्शन। बहुत ही खूबसूरत लाइन है। मेरे कर्म मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। मेरे कर्म मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। मैं यह स्वीकार करती हूँ, मैं यह स्वीकार करती हूँ कि केवल अच्छे विचार पर्याप्त नहीं है। केवल अच्छे विचार पर्याप्त नहीं है। मुझे उन्हें कर्मों में भी बदलना होगा। मुझे उन्हें कर्मों में भी बदलना होगा। यानी सिर्फ अच्छे विचार रखने से कुछ नहीं होगा, बस हाँ भाई मेरे पास विचार है। वो तो ऐसा है कि भाई मेरे घर पे 5 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन उसमें से मैं 1 रुपया भी यूज़ नहीं कर सकती। फिर क्या फ़ायदा तुम्हारे घर पे 5 लाख रुपए होने का, जब तुम एक पैसा भी उसमें से यूज़ नहीं कर सकते हो तो? वैसा ही है कि सिर्फ सही विचार होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे उसको अपने कर्म में बदलना है। आगे लिखिए, आज मैं स्वयं से पूछती हूँ, आज मैं आज मैं स्वयं से पूछती हूँ, कौन से कार्य मुझे शांति देते हैं? कौन से कार्य मुझे शांति देते हैं? कौन सी आदतें मुझे दुख की ओर ले जाती हैं? कौन सी आदतें मुझे दुख की ओर ले जाती हैं? मैं किन व्यवहारों को बदलना चाहती हूँ? मैं किन व्यवहारों को बदलना चाहती हूँ? यानी आप खुद से ये कह रहे हैं कि पहले तो ना मुझे अपना पूरा दिमाग लगा-लगू के ये सोच लेना है कि कौन से काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक है, मेडिटेशन है, कोई किताब पढ़ना है, कोई बढ़िया डाइट रखनी है, अकेले में टाइम स्पेंड करना। अगर मुझे पता चल गया ना कोई काम मुझे शांति देता है, फिर तो मुझे करना है ना। तो अलग से एक पेज निकालना, उस पे लिखना मुझे ये चीज़ शांति देती है, मुझे ये चीज़ अच्छा फ़ील कराती है, कहीं चिपका के रखना, बार-बार जाके ट्रेस करना, क्या मैं वो काम कर रही हूँ बार-बार जो मुझे शांति देता है, देती है? अगर मैं नहीं कर रही हूँ, फिर तो आपको खुद को एक चपेट लगानी पड़ेगी ना, कि तुम्हें पता है, ये काम मुझे अच्छा फ़ील कराता है, फिर भी मैं नहीं कर रही हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? या कौन-सी आदतें हैं जो मुझे दुःख देती हैं? उस आदत को लिखो। उस आदत को लिखो, एक अलग से एक A4 साइज़ शीट पे लिख लो। ये आपका होमवर्क है जैसे, कि आपने एक A4 साइज़ शीट ली, उस पे लिखा कौन-सी आदतें मुझे दुःख देती है। आपने दीवार पे लगा लिया। अब आपको तो पता होगा कौन-सी आदत आपको दुःख दे रही है, अच्छे खासे तरीके से पता होगा। अब आप जब भी उस आदत को कर रहे हो जाके लिखो कि हाँ, मैंने ये काम किया और मुझे बुरा लगा। हाँ, मैंने ये काम किया और फिर मुझे बुरा लगा। अल्टीमेटली आपको पता तो चलेगा कि आप ही अपने दुःख के कारण हैं। क्योंकि इससे आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, जागृति आएगी। आपको पता चलेगा मेरी ही वज़ह से ये कुछ हो रहा है। कोई पास्ट का कर्मा नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, कोई ट्विन फ्लेम सिलेंडर और कुकर नहीं है। मतलब जो हो वो आप ही हो। ट्विन फ्लेम कुकर, ओह माय गुडनेस। हाँ, मतलब जो हो वो आप ही हो भाई। और क्या करूँ मैं? लोग इतने सीरियस हुए पड़े हैं, आप यकीन नहीं मानोगे यार, एक 19 साल की लड़की है, जिसकी मुश्किल से 12th क्लास कंप्लीट हुई है।
उसको ये नहीं पता उनको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसको ये नहीं पता 2 साल के बाद उसको करना क्या है। उसके पास पूरी जवानी पड़ी है लड़के-वड़कों को डेट करने के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन पता नहीं इतना कंटेंट देख-देख के घुस गई है, कह रही है फलाना तो मेरा सोलमेट था और ये मेरा ट्विन फ्लेम है। अब आप बताओ आपके अनुसार मेरा कौन क्या है? मैं बोली बहन मेरे को नहीं पता कौन तो तेरा कुकर है, कौन तेरा सिलेंडर है। कहाँ तू फ्लेम हो रखी है? मुझे मुझे नहीं पता तेरा चेकमेट हो रखा है, सोलमेट हो रखा है। बहन तू प्रेज़ेंट में आ जा। ठीक है? तो वही बात है। जब आपको पता है कि जब आप 4 घंटे इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, आपको बुरा लगता है। आप लिखो मैंने 4 घंटे इंस्टाग्राम यूज़ किया, फिर मुझे बुरा लगा। अपना बुरा लगने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेती हूँ अपने ऊपर, ठीक है? आपको पता है कि जब मैं अपने मम्मी-पापा को मुफ्त का ज्ञान देने जाती हूँ, लड़ाई हो जाती है और फिर लड़ाई होने के बाद मुझे बहुत गंदा लगता है। ऊपर से मिर्च मसाला मेरे घरवाले लगा देते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जब भी किसी को आउट ऑफ माय काइंडनेस हेल्प करने जाती हूँ, मुफ्त का ज्ञान देती हूँ, सामने वाले फिर मेरे को वैल्यू नहीं करते, फिर मुझे बुरा लगता है। मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। एट एवरी टाइम यू आर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। तो आप ये बिहेवियर ज़्यादा लंबे टाइम तक कर नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कह रही कि ये प्रैक्टिस करने के बाद अचानक से आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आपके अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आने लगेगी कि भई जो हो रहा है वो मैं कर रही हूँ या जो हो रहा है वो मेरे द्वारा ही हो रहा है। ठीक है? ठीक है, मैंने मान लिया मेरे राहु केतु खराब हैं, लेकिन हाथ तो मेरे ही जा रहे थे इंस्टाग्राम पे। मैं अपने हाथों को बाँध लेती हूँ। ठीक है? या कंटेंट तो मैं ही देख रही थी, तो मेरी ही वज़ह से ऐसा हुआ है। यानी देखिए जिस इंसान के अंदर जब तक ज़िम्मेदारी वाला भाव नहीं आएगा ना, तो उस इंसान के अंदर किसी भी तरीके की संभावना ही नहीं है ज़िंदगी को ठीक करने की। तो उस इंसान के अंदर ज़िम्मेदारी वाला भाव आना चाहिए कि जो हो रहा है वो मेरी वज़ह से हो रहा है। अब मैं बोल दूँ कि जो हो रहा है वो फलाने वाले ग्रह की वज़ह से हो रहा है और फलाने वाली पूजा करवा लो, तो फिर तो आप उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगे ना। मैं बिल्कुल नहीं कह रही ये चीज़ें नहीं होती हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि ग्रह नहीं होते हैं, टैरो रीडिंग नहीं होती है, मैजिकल प्रैक्टिसेज़ नहीं होती हैं, कोई रेकी हीलिंग नहीं होती है, कोई तांत्रिक नहीं होता। मैं बोलती हूँ सब होते हैं। एक मैं अपने एक पर्सपेक्टिव से, मैं अपने एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से पूरी रियलिटी को डिफाइन नहीं कर सकती। रियलिटी तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इतना तो हमको पता है ना कि ये 250 करोड़ की प्रॉपर्टी तो परमात्मा ने हमको दी है, हम इसको यूज़ तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, उन चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर 2%, 4%, 10%, 20% होगा। लेकिन इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते ना कि मेजॉरिटी आपकी है। मेजॉरिटी आपकी है, 75% सीटें आपके पास हैं या 60% सीटें आपके पास है, गवर्नमेंट आपकी है। अब आपके मिनिस्टर निकम्मे हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं? ठीक है? तो टिल द टाइम आपको सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आएगी आपके अंदर कि मैं मेरी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, मेरे मम्मी-पापा सोशल प्रोडक्ट हैं। मेरे मम्मी-पापा समाज को बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है। मेरे मम्मी-पापा के साथ मेरे विचार नहीं मिलते, वो भी ठीक है। रियलिटी है, जैसी है वैसे ही मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे कहने से, मेरे रोने से, मेरे रिक्वेस्ट करने से रियलिटी तो चेंज नहीं होगी। अगर रियलिटी का रंग हरा है, तो वो हरा ही रहेगा। क्योंकि मैं पीला देखना चाहती हूँ और वो पीला हो जाए, ये तो संभव ही नहीं है। तो जो है उसको एज़ इट इज़ स्वीकार कर लिया। लेकिन देन यू आर टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ योर लाइफ कि यार मैं अपने जीवन के लिए खुद के प्रति ज़िम्मेदार हूँ। एक बेटी होने के नाते अगर माता-पिता के लिए ज़िम्मेदार हूँ या एक माता-पिता होने के नाते अपने बच्चों के लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो एक इंसान होने के नाते, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मैं अपने लिए भी ज़िम्मेदार हूँ। तो मुझे बिन वजह खुद को गिल्ट में लेके जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं कुछ ऐसा गलत नहीं कर रही हूँ। वो आपको खुद से सेल्फ टॉक करनी होती है या इन पत्रों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? इन पत्रों के माध्यम से हम आपको आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि बंधु उठ जाओ, जागो, सोते मत रहो क्योंकि तुम सोते-सोते बोझ उठा रहे हो दुनिया का। तुम इस कदर सोए हुए हो कि सबका बोझ तुमने ऊपर उठा लिया है। मम्मी-पापा की नाराज़गी का, समाज की नाराज़गी का, पूरी सिविलाइजेशन की नाराज़गी का कि हमारा तो इतिहास ऐसा रहा है कि 18 साल की उम्र में ही गोदी में लल्ला आ जाया करता था। आज तो कलयुग आ गया है। कलयुग में तो सारी चीज़ें गड़बड़ा रही हैं। भाई ठीक है, हर समय की अपनी माँग थी। आगे लिखिएगा। हमने लिखा था मेरे कर्म मेरे भविष्य का निर्माण करते हैं, विचार पर्याप्त नहीं है, मुझे भी
मुझे उन्हें कर्मों में बदलना है, कौन से कार्य मुझे शांति देते हैं, कौन सी आदतें दुख की ओर लेकर जाती हैं, किन व्यवहारों को बदलना चाहती हूँ। लास्ट में लिखिएगा एक लाइन है इसकी, मैं ऐसे कर्म चुनूंगी, मैं ऐसे कर्म चुनूंगी जो मेरे मन, शरीर और आत्मा को पोषण दें, जो मेरे मन, शरीर और आत्मा को पोषण दें। पोषण का मतलब है न्यूट्रिशन। मैं ऐसे कर्म चुनूंगी। पता है कर्म का मतलब यहाँ पे क्या है? कर्म का मतलब सिर्फ वो हाथों से पैरों से किया जाने वाला काम नहीं है। कर्म तो आप अपने मन से भी करते हो। आप जब सोच रहे होते हो वहां पे भी, सोच में भी कहीं ना कहीं कर्म ही है आपका। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं संबंध भी ऐसे बनाऊं जो मेरे मन के लिए सुखदाई हो, मेरे शरीर के लिए सुखदाई हो और मेरी आत्मा के लिए सुखदाई हो। मेरी दोस्तियां भी ऐसी हो जो मेरे मन को पोषण दे, मेरे मन को खुराक दे, मेरे मन को ताकतवर बनाए। ऐसी दोस्ती का क्या फायदा जो मुझे अंदर से खोखला बना दे, मुझे कमजोर महसूस कराए, मेरे को कंफ्यूजन दे दे। तो आपको देखना होगा कि मेरे मन में कंफ्यूजन किस इंसान की वजह से आ रहा है, कौन सी स्थिति की वजह से आ रहा है, मुझे खुद को किस तरह की बाउंड्रीज में रखने की आवश्यकता है। न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, मन को न्यूट्रिशन मिले, मन मजबूत है, शरीर को न्यूट्रिशन मिले, खुराक बढ़िया है, आत्मा को न्यूट्रिशन मिले। कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो आप जो आपको अंदर से घुटन महसूस करा रहा है। और अगर अंदर से घुटन महसूस हो रही है तो खुद के साथ बैठोगे और पूछोगे क्यों घुटन हो रही है। ऐसा नहीं है कि चलो घुटन महसूस हो रही है, गंदा लग रहा है, मूवी देखने चले गए, घुटन महसूस हो रही है, कोई जिम में चले गए, मोटिवेशन गाने सुनेंगे, या फिर हम कोई नाम जप करने चले गए, या फिर कुछ और हम प्रैक्टिस करने चले गए। उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अंदर सड़ांध है और वो ऐसी ही रही तो बदबू तो भाई आएगी ही। तुम कुछ भी कर लो, कितना भी परफ्यूम लगा लो, ज्यादा से ज्यादा 2-4 परफ्यूम छिड़क लोगे तो कुछ समय के लिए बदबू कम हो जाएगी, लेकिन रहेगी। और वो परफ्यूम तो कुछ टाइम के लिए रहेगा क्योंकि वो तो सिंथेटिक है। और वो सड़ाहन तो लगातार पैदा होती है मन में। एक बार आप गंदा फील करते हो तो समय के साथ और गंदा ही फील करते रहते हो। टिल दैट टाइम आप उसको रिजोल्व नहीं करोगे। पहले कोई चीज कम इंटेंसिटी में फील होती थी, फिर उसको ऐसा ही छोड़ दिया सड़ने के लिए, तो कुछ टाइम के बाद वही चीज मल्टीप्लाई होके ज्यादा एम्पलीफाई होके और गंदा फील करवाएगी। तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को डायग्नोज करो कि कौन सी चीजें मेरे मन को खराब कर रही है, कौन सी चीजें मेरे शरीर को खराब कर रही है, कौन सी चीजें मेरी आत्मा को खराब कर रही है। ठीक है? तो वो आपको अपने प्रति सूक्ष्म भाव लेकर आना है। माइक्रो वाला लेंस, खुद को देख पाओ, मेरे मन में क्या जा रहा है? किस इंसान की वजह से मेरे मन में क्या जा रहा है? किस माहौल की वजह से मेरे मन में क्या जा रहा है? मेरे मन में क्लैरिटी जा रही है, कन्फ्यूजन जा रहा है, मजबूती जा रही है, कमजोरी जा रही है, खुशी जा रही है, नाराजगी जा रही है, उत्साह जा रहा है, या मेरे अंदर की उमंग मर रही है? वो तो आपको पूछना पड़ेगा ना। अभी तक तो हमको क्या आदत है, आंखें बंद है, झोली फैला रखी है, कोई कुछ भी डाल दे। यही तो कंडीशनिंग है। पैदा हुए थे तो आंखें बंद करके ही हुए हैं। मम्मी पापा ने जो सिखाया वही सीख लिया, समाज ने जो सिखाया वही सीख लिया। तो कंडीशनिंग हो रखी है, आंखें बंद है, झोली फैलाई हुई, जो कुछ भी डाल दे। कोई कूड़ा डाले, कंकड़ डाले, हीरा डाले, मोती डाले, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब तो आंखें खुल गई हैं बंधु। तो अब तो देख लो झोली में कौन क्या डाल रहा है, कौन सा माहौल, कौन से लोग, कौन से परिवार के लोग, कौन से रिश्ते, कौन से संबंध क्या डाल रहे हैं। वो जब तक आंखें नहीं खुलेंगी दुख नहीं मिटेगा। ठीक है? आगे लिखिएगा, 5वां पॉइंट है, 5th पॉइंट है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका यानी राइट लाइवलीहुड। राइट लाइवलीहुड। मैं अपने, लिखिएगा, मैं अपने मैं अपने कार्य और जीवन यापन के तरीके की, मैं अपने कार्य और जीवन यापन के तरीके की समीक्षा करती हूँ। समीक्षा का मतलब है इवैल्यूएशन। मैं अपने कार्य की, भाई जो मैं काम कर रही हूँ, और जो मेरा जीवन यापन, जिससे मेरा जीवन चल रहा है, जीवन के खर्चे चल रहे हैं, फोन के रिचार्ज, बिजली के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, जीवन यापन, कि मेरी 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 जीवन शैली कैसी है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। आगे लिखिएगा, क्या मेरा काम मुझे भीतर से शांति देता है? क्या? सम्यक आजीविका का मतलब है
कि क्या मेरा काम मुझे भीतर से शांति देता है? आपको पूछना है। मैम हाँ जी, बोलिए। मैम फर्स्ट लाइन फिर से बोलिए प्लीज। हाँ, हाँ, बाबू पीडीएफ में मैं शेयर करूँगी। अब आप पहली लाइन पूछोगे, फिर कोई और आके बोलेगा तीसरी लाइन के पैर में क्या था? अब तो बता देती हूँ लेकिन आगे नहीं। पीडीएफ मैंने इसलिए शेयर करने के लिए बोला वरना फिर मुझे बार-बार रिपीट करना पड़ेगा, लेटर बड़ा है। पहली लाइन है, मैं अपने कार्य और जीवन यापन के तरीके की मैं अपने कार्य और जीवन यापन के तरीके की समीक्षा करती हूँ कि मेरा काम क्या है, मेरा जीवन यापन करने का तरीका क्या है, मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मैं उसको इवैल्यूएट कर रही हूँ। फिर आगे हम लिख रहे हैं, क्या मेरा काम मुझे भीतर से शांति देता है? क्या मेरा काम मुझे भीतर से शांति देता है? क्या मेरा काम दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देता है? क्या मेरा काम दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देता है? मैं यह समझती हूँ मैं यह समझता हूँ कि केवल पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। मैं यह समझता हूँ कि केवल पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। पूर्ण विराम। मेरी आजीविका ऐसी होनी चाहिए मेरी आजीविका ऐसी होनी चाहिए जो मेरे मूल्यों के साथ मेल खाए जो मेरे मूल्यों के साथ मेल खाए। मूल्यों के साथ मेल खाने का मतलब है, मान लीजिए आपकी तासीर है कि आपको आजादी बहुत पसंद है। आप स्वाभाविक तौर पर बहुत डिसिप्लिन इंसान नहीं रह पाते हो। आप क्रिएटिव इंसान हो। तो आपका ऐसे ही फील्ड में मन लगेगा जहां पर आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिले। या फिर एक आप ऐसे इंसान हो जहां पर आपको आप एक ऐसे इंसान हो जिसको ज्यादा हेरा फेरी करना, किसी के तलवे चाटना, किसी के आगे पीछे घूमना पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपको एक ऐसी जगह नौकरी मिल गई या ऐसी जगह आप काम कर रहे हो जहां पर बहुत इसी तरीके का माहौल है, तो आपको उस माहौल में बड़ी घुटन होगी। या तो आपको वहाँ पे अपनी बाउंड्री लगानी पड़ेगी कि दूसरों की नकारात्मकता आपके मन में ना आए, या फिर आपको काम कुछ ऐसा ढूँढना पड़ेगा जहाँ पर आपके ऊपर उस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव ना आए। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर जो हमारा करियर है, अगर उसको सिर्फ़ पैसे कमाने की चीज़ समझेंगे ना, तो 2-4 दिन तक ही उस चीज़ से हम मोटिवेटेड रह पाएँगे, क्योंकि एक बार पैसा आने लग जाता है तो उसकी आदत हो जाती है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जो पहली सैलरी आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, आप एक्साइटेड फ़ील करते हो। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात आपको लगती नहीं है। लेकिन उस काम से आपको मिल क्या रहा है? पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रही है, आंतरिक संतुष्टि मिल रही है, या वो चीज़ आपके दबाव का कारण बन गई है? यानी इसका मतलब ये है, सम्यक आजीविका का मतलब ये है, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपने करियर को डिसाइड मत करो। मेरे तो परिवार में सब लोग एमबीबीएस डॉक्टर हैं, मैं भी डॉक्टर बन के ऑपरेशन करूँगी लीवर का। भाई तुम देखो ना, तुम्हारी इंटेलिजेंस क्या है? तुम्हारा इंक्लिनेशन क्या है? तुम बिन वजह इन्फ्लुएंस क्यों हो रहे हो दूसरों से? एक बार खुद को देख तो लो कि तुमको कुछ पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मान लो चलो ठीक है, तुम बन गए डॉक्टर, तुम बन गए इंजीनियर, लेकिन अब तुमको वो सब करने के बाद समझ में आ रहा है मुझे तो ये करना ही नहीं था, मैंने तो गलत डिसीजन ले लिया। तो अब आप अपने प्रति कितने सेंसिटिव हो? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी प्रोफ़ेशन में चले गए, पसंद नहीं आ रहा, बाद में उन्होंने चेंज भी किया है एफ़र्ट करके कि भई हम ऐसे माहौल में नहीं रह सकते लगातार, जहाँ पे हमको संतुष्टि नहीं मिल रही या जहाँ पर हमारा अलाइनमेंट नहीं है, वो स्किल ही नहीं है। मान लो आपका काम पब्लिक डीलिंग का है कि बहुत सारे क्लाइंट आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं, कोई ये पूछ रहा है, कोई वो पूछ रहा है, लेकिन आपके अंदर वो जवाब देना, 70 तरीके के लोगों के साथ डील करना, आपको वो आ ही नहीं रहा है, वो चीज़ आपको घुटन दे रही है। आपको एकांत वाला काम ज़्यादा पसंद आ रहा है, जो शांति से बैठ के कोई पेंटिंग कर रहा है, शांति से बैठ के कोई गा ही रहा है, या कोई और किसी ने काम ढूँढ रखा है। यानी मेल खानी चाहिए चीज़ें, मेल नहीं खा रही हैं तो कोई बात नहीं, गलत बात नहीं है, चेंज करने का कोशिश करो। अल्टीमेटली किसी चीज़ को अपने दुःख का कारण मत बनाओ। आखिर में एक लाइन लिखिएगा,
मैं ऐसा जीवन बनाना चाहती हूँ, मैं ऐसा जीवन बनाना चाहती हूँ जिसमें सफलता और शांति दोनों हो। मैं ऐसा जीवन बनाना चाहती हूँ जिसमें सफलता और शांति दोनों हो। अब जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है कि मेरे करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। मैं कब तक मेरे माँ-बाप को, घर परिवार के लोगों को जिम्मेदार ठहराती रहूंगी? मैं कोशिश करूं जहां मुझे शांति मिल रही है उस तरफ मैं जाऊं। जीरो से शुरू करना पड़ रहा है तो जीरो से शुरू करूं, लेकिन मेरे पास क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि जीरो से शुरू कर रही हूँ और एक लंबी दौड़ दौड़नी है, तो मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं कैसे सस्टेन करूंगी? मुझे नेगेटिव से शुरू नहीं करना है कि मेरे पास पास्ट का फेलियर है, मम्मी पापा के खिलाफ कंप्लेन है, समाज के लिए गालियां हैं, बहुत सारे लोगों के लिए कुंठा है मन में। इससे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको कोई भी काम करना है जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हो। आपको नहीं पता है अपनी पसंद के बारे में तो एक्सप्लोर करो, क्या पसंद है आपको, क्या कर सकते हो आप। आज मेरे को एक क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप पे कि हम कुछ ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं, या हमको पता नहीं है हमको क्या चीजें पसंद हैं, तो हम क्या करें? भाई, मैं कुछ आपको बता दूंगी ना, मीनू दलाल आपको ये बता देगी कि आप फलाना फलाना काम कर लो। वो चीज मीनू दलाल ने अपने दिमाग और अपने मन से सोची है। मेरे दिमाग और मेरे मन से सोची हुई बात आपका दिमाग और आपका मन पकड़ ले, ये जरूरी नहीं है। आप वही काम कर पाओगे जो आपके मन से निकले, आपके दिमाग से निकले, आपकी गहराई से निकले। आज नहीं निकल पा रहा है तो समय दो अपने आप को कि मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, मेरे पास क्या स्किल है। मेरे पास अगर कोई स्किल नहीं है तो बिना स्किल वाले कौन कौन से काम है जो मैं कर सकती हूँ। मैं आपको कुछ बताऊंगी वो तो मेरा है, आपको खुद अपने अंदर से निकालना पड़ेगा जो आपका हो, और उसी के लिए आप एक्शन ले पाओगे। तो आपको क्या काम करना है वो तो आपका फैसला होना चाहिए। मेरी बताई हुई बात तो आप एक दिन अप्लाई कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, तीसरे दिन आपको मोटिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि मेरे अंदर से जो निकल के आएगा वो तो मेरे अलाइनमेंट का होगा, मेरी वैल्यूज का होगा, मेरी कंडीशनिंग का होगा, मेरे बिलीफ सिस्टम का होगा, मेरी इमोशनल स्टेट का होगा। लेकिन काम तो आपको करना है ना, और काम तो कोई 2 दिन की चीज नहीं है, वो तो लॉन्ग टर्म में करना है। तो मेरे बताने से क्या होगा कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। अब हो सकता है कि आपने लाइफ में कोई काम नहीं किया है, आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो हो सकता है आपको शुरुआत में 6 महीने तो ये सोचने में लग जाए मैं क्या काम कर सकती हूँ, और स्किल वाला काम नहीं कर सकती हूँ। तो बिना स्किल वाला क्या काम है? और ऐसा नहीं है, हर इंसान के पास स्किल होती है। अब चाहे वो घर का खाना ही बनाना हो। अब लेकिन वो हमारा समाज बड़ा अब यूएस तो है नहीं, यूके नहीं है कि आप खाना बढ़िया बना रहे हो तो कहीं पे भी जाके स्टॉल लगा लो। भारतीय समाज में तो अभी संभव नहीं है। बड़े-बड़े शहरों में जो आजकल के यंगस्टर बच्चे हैं वो तो ये सब कर पा रहे हैं कि आईटी की नौकरी छोड़ के अपनी कोई स्टॉल लगा रहे हैं खाने-पीने की। लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ हैं जो 40 में है, 45 में है, 50 में है, आपका परिवार आपको इस चीज के लिए अलाउ कभी नहीं करेगा। तो अपने आप को अननेसेसरी प्रेशराइज भी मत करें। देखो, महत्वाकांक्षा होना बढ़िया बात है कि मेरे पास महत्वाकांक्षा है कि मैं ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। लेकिन देखिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक ग्राउंड चाहिए होता है, एक आधार चाहिए होता है कि भाई देखो मैं फलाना फलाना काम कर सकती हूँ। ये स्किल नहीं है तो दूसरी स्किल है, दूसरी स्किल नहीं है तो तीसरी है, स्किल नहीं है तो बिना स्किल वाला ये काम कर सकती हूँ, वो काम कर सकती हूँ। तो जब तक आपके पास दो दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 नहीं है, आपको हिम्मत नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, करेज नहीं है चीजें संभव। मैं आपको जबरदस्ती का मोटिवेशन नहीं दे सकती हूँ। उसका मतलब नहीं बनेगा ना, इससे तो आपके ऊपर दबाव आ जाएगा कि अरे देखो मैंने तो मोटिवेट कर दिया, तुम ही नहीं कर पा रहे, तुम्हारे अंदर ही गलती है। या हर ये जो कहावत है ना, जो मन से चाहो वो आप कर सकते हो। भाई, आपको नहीं लगता जो रवांडा में बैठा है, साउथ अफ्रीका में बैठा है, वो भी कोई बिजनेस करना चाहता है, वो भी यूट्यूब जैसी कंपनी खोलना चाहता है। ये अमेरिका ही यूट्यूब जैसी, इंस्टाग्राम जैसी कंपनी क्यों खोल पा रहा है? भाई, इनके पास कैपिटल है, पूंजी है। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन भी कोई चीज होती है।
हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, सदियों से ही किसी के साथ अन्याय होता आया है। अब एक बच्चा है जिसको सिर्फ बचपन में गेहूं की रोटी खिलाई गई है, कभी दूध ना पिलाया, कभी मटर पनीर ना खिलाया, कभी कोई और उसको बढ़िया प्रोडक्ट नहीं दिए गए। अब वो शुरू से ही कुपोषण का शिकार है और तुम उसको बोल दो कि नहीं सब संभव है, तुम भी मैराथन दौड़ सकते हो, भाई नहीं दौड़ सकता वो। उसके अंदर इतना हीमोग्लोबिन नहीं है, खून नहीं है उसके अंदर, उसकी हड्डियों में उतना कैल्शियम नहीं है। अब ऐसा ही है, अगर आप एक 40 साल की 45 साल की महिला है, आपने कभी बाहर काम किया नहीं है, आपको अभी कुछ ऑनलाइन स्किल वगैरह का पता नहीं है, और ये बहुत आसान है आज के मार्केट में। जो देखो भारतीय महिला गृहस्थी जीवन जी रही है, उसके मन में इज्जत का अभाव है, वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही क्योंकि घर के आसपास के लोग उसको वैल्यू नहीं कर रहे। बोलते खाना बनाना कपड़े धोना कौन सी बड़ी बात है। ये महिला दिन में 8 घंटे काम कर रही है फिर भी इसको रिस्पेक्ट महसूस नहीं हो रही है। अब इसको लगता है अगर मैं पैसा कमा लूं तो मेरी रिस्पेक्ट हो जाएगी। इसी कमी का फायदा उठा रहे हैं बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं। वो कोई स्किलफुल एग्जाम नहीं, वो कोई स्किल नहीं दे रहे आपको वास्तविकता में। कह के तो कोर्सेज यही बेचते हैं, हम आपको ये सेल्स की टेक्निक सिखा देंगे, आपको डेटा एंट्री की स्कीम सिखा देंगे, आपको ये ऑनलाइन सिखा देंगे। कितने लोगों की नौकरियां लगती हैं वहां से। वो सिर्फ आपके अंदर की जो हीन भावना है उसका फायदा उठा के एक पूरा मार्केट चला रहे हैं कि हम आपको ऑनलाइन स्किल सिखाएंगे। दिखाओ ना वो ऑनलाइन स्किल क्या है और इस स्किल के माध्यम से कितने लोगों की नौकरियां लगी हैं और कैसे लग सकती हैं। 30-30 हजार, 40-40 हजार लूट लेते हैं ये कह के कि हम आपको पहले स्किल सिखाएंगे फिर आपकी प्लेसमेंट करवाएंगे। कुछ नहीं हो फिर वो बेचारी पहले तो महिलाएं हाथ पैर जोड़ के पति से पैसे मांगे थे, अब वो सारे पैसे भी लूट गए, कोई स्किल भी हाथ ना आई, अब वो घर में बेचारी और हीन भावना में जीती है कि मैंने कुछ करने की कोशिश करी थी मेरे से हुआ भी नहीं। भाई तुम अपनी हीन भावना को आधार बनाकर कोई करियर चूज मत करो, अपने अंदर के खालीपन को आधार बना के नहीं। तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें अगर आज तुम पैसे नहीं कमा पा रही हो। तुम्हारे माँ बाप नल्ले थे, तुम्हारा समाज नल्ला था, जिस समाज में जिस देश में पैदा हुई उस देश की सोच नल्ली थी कि जिन्होंने सिर्फ तुमको बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री सोचा और 18 की उम्र में शादी कर दी। तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम अपने ऊपर गिल्ट मत लो। तुम पैदा ही गरीब हुए थे बे। पता नहीं कौन सी मूवी का डायलॉग है ये कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम जिम्मेदारी मत लो अपने ऊपर, तुम गिल्ट में मत जियो कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है। तो अगर आप एक हाउस वाइफ हैं और अभी आप पैसे नहीं कमा पा रही हैं किसी भी रीजन की वजह से, अपने ऊपर दबाव ना दे, बहुत सहज भाव से सोचें क्या काम कर सकते हो। मैं नहीं बोलूंगी कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीद लो, नहीं। मुझे नहीं पता कितने लोग फ्रॉड है और कितने ऑथेंटिक हैं। हाँ, ऑफलाइन दुनिया में कोई काम करना चाहती हो जो उस चीज से रिलेटेड है जो आपको आता है, कपड़े सिलना हो, खाना बनाना हो या और कोई दो चार चीज हो। दुख खाए खत्म नहीं दुख काहे खत्म नहीं होता बे। देखो भाई कुछ चीजों को बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए होती है, ठीक है, जबरदस्ती का मोटिवेशन नहीं। पता है क्या है, मोटिवेशन मैं आपको दे दूंगी, मुझे पता है चीजें तो हो ही नहीं पाएंगी क्योंकि मैं सारे के सारे डायनामिक्स को समझती हूँ। अल्टीमेटली पता है आप क्या सोचोगे, आप ही नल्ले हो, आपकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो नहीं, शांति से रहो और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने पैसे कमाने से मत जोड़ो। कोई बात नहीं, समाज नल्ला है, परिवार नल्ला है, उन महिलाओं की वैल्यू नहीं कर पा रहा है जो महिलाएं घर में रह के बच्चों की देखभाल कर रही हैं, जो पूरे घर को संभाल रही हैं। लेकिन कम से कम आप तो अपने काम की रिस्पेक्ट करो। आप भी हीन भावना में क्यों हो? आसपास के नल्ले लोग, बेकार लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मत करने दो। आप अपने काम की इज्जत करें, आप अपनी रोटी कमा कर खा रही हैं। अगर यही काम कोई बाई करेगी, झाड़ू पोछा रोटी बर्तन, कम से कम 15-20-30 हजार रुपए लेकर जाएगी। मैम गवर्नमेंट जॉन भी तैयारी की और नहीं लगी। ठीक है बाबू, देखेंगे नहीं लग रही लगवाएंगे ठीक है भाई फ्लो टूट जाता है। अभी हम हाउस वाइफ को डेडिकेट कर रही थी। भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही तो तुम तो वो थी ना जो बच्चों को भी पढ़ा रही थी, तुम तो पैरों पे खड़ी हो अपने। अभी स्टार्ट किया मैम, अभी स्टार्ट किया बिल्कुल, और पहली फीस से ही एकदम आपकी फीस भर दी मैंने। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है अब क्या बोलूं, मेरी फीस भरना गलत बात है
दीदी मेरी भी लैंग्वेज। भाई मुझे लेटर कंप्लीट करने दो, लगवा देना, लैंग्वेज लगवा दो। भाई लेटर पूरा कर लेते हैं, तुम लोग आज फूक के आए हो। क्वेश्चन नहीं ले रही, मैं कर लूंगी क्वेश्चन, वरना लेटर रह जाएगा मेरा। ठीक है, आगे लिखिएगा। वैसे लेटर पूरा होने के बाद पढ़ लेंगे एक बार, कोई चिंता की बात नहीं है। आगे लिखिएगा, 6th पॉइंट है सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट। मैं समझती हूं कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। मैं समझती हूं कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। हर दिन छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। हर दिन छोटे छोटे प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। मैं परफेक्शन की खोज को छोड़ती हूं। मैं परफेक्शन की खोज को छोड़ती हूं। परफेक्ट नहीं बनना है। मैं स्वयं से कहती हूं। मैं स्वयं से कहती हूं। मैं स्वयं से कहती हूं, मुझे संपूर्ण नहीं बनना। मुझे संपूर्ण नहीं बनना। मुझे केवल प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनना है। मुझे केवल प्रतिदिन थोड़ा बेहतर बनना है। हर रोज थोड़ा सा इंप्रूव करना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अचानक से हील हो जाओ, अचानक से आपकी बॉडी हेल्दी हो जाए, अचानक से आपका स्पेसिफिक पर्सन, आपका एसपी आ जाए और आपको प्रपोज कर दे, वो एसपीडीसी तो नहीं आएगा भाई। हवलदार भी नहीं आएगा, झूठी बात नहीं बोलूंगी मैं। कोई नहीं आएगा भाई। आगे लिखिएगा, इसी में है सम्यक प्रयास में ही। आज मैं उन आदतों को मजबूत करूंगी। आज मैं उन आदतों को आज मैं उन आदतों को मजबूत करूंगी जो मुझे शांति, प्रेम और विकास की ओर लेकर जाती हैं। जो मुझे शांति, विकास और प्रेम की ओर ले जाती हैं। आपको पता होना चाहिए ना आपकी कौन सी आदत आपको अच्छा फील करवाती है। वेरी गुड। अब तो लग रहा है लेटर पूरा हो ही जाएगा, बात भी कर लेंगे फिर तो हम बाद में। 7th पॉइंट है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब राइट माइंडफुलनेस। राइट माइंडफुलनेस। लिखिएगा, मैं वर्तमान क्षण में लौटना चाहती हूं। मैं वर्तमान क्षण में लौटना चाहती हूं। यानी आप अपने प्रेजेंट में लौटना चाहते हैं। मेरे अधिकांश दुख मेरे अधिकांश दुख या तो अतीत की यादों से आते हैं। मेरे अधिकांश दुख या तो अतीत की यादों से आते हैं या भविष्य की चिंताओं से। यहाँ पे बोला गया है कि मेरे को जितने भी दुख हैं, डर है, एंजाइटी है, फियर है, या तो पास्ट की बातें सोच सोच के आते हैं या मुझे अपने फ्यूचर की टेंशन होती है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध आपको क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने वर्तमान क्षण में लौट रही हूँ। मुझे अपने प्रेजेंट में आना है। मुझे प्रेजेंट में आना है।
आज मैं स्वयं को याद दिलाती हूँ। आज मैं स्वयं को याद दिलाती हूँ। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, अभी मैं सुरक्षित हूँ। अभी मैं सुरक्षित हूँ। पॉइंट नंबर 2, अभी मैं सांस ले रही हूँ। अभी मैं सांस ले रही हूँ। पॉइंट नंबर 3, अभी जीवन मेरे भीतर प्रवाहित हो रहा है। अभी जीवन मेरे भीतर प्रवाहित हो रहा है। अगला है, मैं अपने भावों को महसूस करूंगी, उनसे लड़ूंगी नहीं। मैं अपने भावों को महसूस करूंगी, उनसे लड़ूंगी नहीं। यानी पता है आप क्या बोल रहे हो? यहाँ पर ना आप प्रेजेंट में अपने आप को रूटेड कर रहे हो। प्रेजेंट में आना है। हम भविष्य की सोच सोच के डरते रहते हैं। तो हमको क्या बोलना है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए? अभी मैं सुरक्षित हूँ। अभी मैं ठीक हूँ ना? अभी सांस आ रही है ना? अभी मैं रिलैक्स हूँ ना? अभी चीजें ठीक ठाक है ना? तो फ्यूचर के प्रति मेरे को अटैचमेंट लेकर नहीं आना। फ्यूचर में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, देख लेंगे क्या होगा। क्योंकि जितने भी हमारे फ्यूचर के डर होते हैं वो निराधार होते हैं। जिस चीज के बारे में आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे, जिसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसको सोच सोच के डर भी क्यों रहे हो? कोई चीज आपके आपके लिए कंट्रोलेबल है, उसके लिए तो डिसीजन मेकिंग लो। डिसीजन लिया और बात खत्म करी। लेकिन जिस चीज को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, उसके लिए क्या डिसीजन लोगे? नहीं ले सकते। जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, वश में नहीं लेकर आ सकते, जिस चीज में कोई तब्दीली लेकर नहीं आ सकते, बदलाव लेकर नहीं आ सकते, तो उस चीज के लिए क्यों सोचना है भविष्य के बारे में? हाँ, भविष्य के बारे में उस चीज के लिए सोचे जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। कि देखो भाई, अभी मेरा वजन 70 किलो हो गया है, ऐसे ही मैं सांड की तरह खाती रही तो ये 150 किलो हो जाएगा, फिर मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी खुराक को आप अपनी खुराक को रोक सकते हैं। भाई डुएबल है, आराम आराम से अपनी खुराक को मैनेज करो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अरे मेरे को कोई भविष्य में इमेजिनरी बीमारी हो गई तो मैं मर जाऊंगी, वो तो आपका ख्याली पुलाव है। ठीक है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो कंट्रोलेबल नहीं है। भविष्य में मेरे मम्मी पापा क्या करेंगे, मेरे सास ससुर क्या करेंगे, भाई ना मम्मी पापा को बदल सकते हैं ना सास ससुर को बदल सकते हैं। तो मुझे उनके विषय में कुछ बदलाव भी लेकर नहीं आने हैं। हाँ, मैं अपनी तरफ क्या रुझान रखूंगी, मेरा मेरे साथ क्या रिश्ता है। देखो, अगर ना मैंने कल आपको एक बात बोली थी, आपको पता है अपने आप से प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी एफर्ट ही नहीं लिए अपने लिए। और जब तक एफर्ट नहीं आएगी, अटैचमेंट नहीं आएगा। पता है वो सामने वाला इंसान जिससे आपको मोहब्बत हो गई थी, पता है आप उसके लिए कैसे-कैसे एफर्ट लेते थे? एफर्ट का मतलब ये नहीं होता है गाड़ी ड्राइव करके मिलने जाना। एफर्ट का ये मतलब भी नहीं होता है कि किसी को गिफ्ट देना। ये भी एफर्ट है इंतज़ार करना सामने वाले का कॉल कब आएगा या मैसेज कब आएगा। ये भी एफर्ट है। ये मेंटल एफर्ट है, ये इमोशनल एफर्ट है। वेट करना सामने वाला कब कॉल करेगा, कब मैसेज करेगा, और फिर जब वो कॉल कर दे या मैसेज कर दे तो अपनी ज़िंदगी को सुकून महसूस करना। वो महसूस करना भी एफर्ट है। ठीक है? और अब दोनों दोनों पार्टीज़ में से किसने एफर्ट ज़्यादा किए? सामने वाला आपकी कॉल का वेट नहीं कर रहा था। वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी था। आप वेट कर रहे थे। तो आपने एफर्ट ज़्यादा किए, आपका अटैचमेंट ज़्यादा हो गया। अटैचमेंट ज़्यादा हुआ, तो उस अटैचमेंट को ही हम प्यार समझते हैं। और अगर आपने अपने लिए कभी एफर्ट ही नहीं लिए, खुद के लिए, खुद की खुराक के लिए, खुद की मेंटल हेल्थ के लिए, खुद की फिजिकल हेल्थ के लिए, अपने आप को दुनिया की नज़र से देखते रहे, समाज की नज़र से देखते रहे, तो जिस इंसान ने अपने लिए एफर्ट ही नहीं लिया, वो खुद से अटैचमेंट कैसे डेवलप करेगा? वो कैसे अपनी लाइफ की ओनरशिप लेगा? वो किस मुँह से बोलेगा मैं अपने जीवन के लिए ज़िम्मेदार हूँ? वो बोल ही नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए ये सेल्फ लव, सेल्फ लव, सेल्फ लव, हाँ, एफर्ट एफर्ट इज इक्वल टू अटैचमेंट। मोर एफर्ट, मोर अटैचमेंट।
ठीक है, आगे लिखिएगा। अब तो लास्ट ही रह गया है। वाओ वाओ, सोचा नहीं था लेटर इतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं तो बहुत ही भय में थी कि भाई बहुत ही भयानक बड़ा लेटर होने वाला है, लेकिन मैंने शुरू में फैसला सही लिया। अगर मैं सबको ये बोल देती ना कि तुम अब पूछो तुम्हारा कौन सा वर्ड मिस हो गया, तुम्हारा कौन सा मिस हो गया, सब लोग मेरे को 4 बार बुलवाते। अब जो सीरियस होगा वो इंसान अपना लेटर लिखेगा टूटा फूटा, बाद में उसको पीडीएफ से करेक्ट कर लेगा। जो नल्ला होगा वो आराम से लेट के सुनेगा, फिर सोचेगा पीडीएफ पढ़ लेंगे, देख लेंगे। अभी पहचान लो कौन नल्ला है कौन सीरियस है। जो अभी लिख रहा है वो सीरियस है, उसकी जिंदगी में बदलाव संभव है। और जो ऐसे ही पड़े पड़े लेटे लेटे पैर ऊपर नीचे किए ऐसे ही स्क्रीन देख देख के सुन रहा है, वो प्योर नल्ला है, उसकी जिंदगी में बदलाव संभव नहीं है। दूर नहीं जाना है। दूर नहीं जाना है, यही टेस्ट है आपका। अगर आप ये सोच रहे हो ना मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही है, इसलिए नहीं बदल रही क्योंकि आप नल्ले हो, आप एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। चलिए लास्ट में लिखिए, 8th पॉइंट है। क्या बात है, प्रिया जी कह रही है मैं व्हाट्सएप की चैट में लेटर लिख रही हूँ। मेरा बेटा उठ गया, पेन पेंसिल से तो लिख नहीं सकती, व्हाट्सएप की चैट में, यही डेडिकेशन है। लीना जी शादी में जाके शादी अटेंड नहीं करती थी, अपना सेशन अटेंड करती थी। ठीक है, आगे लिखिएगा, सम्यक समाधि। सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन, ये सबसे बेहतरीन बात है। जिसकी समाधि बढ़िया है ना, वो इंसान सभी चीजों को आराम आराम से ठीक कर लेगा। लिखिएगा, मैं अपने भीतर की शांति से जुड़ना चाहती हूँ। मैं अपने भीतर की शांति से जुड़ना चाहती हूँ। मेरे अंदर एक शांति है, बस उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशनिंग है, लेयर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, ड्रामे हैं। अगर मैं उस पूरी स्यापे को हटा दूं तो मेरे अंदर एक गहन शांति है, मैं अपनी शांति से जुड़ना चाहती हूँ। एक बहुत बढ़िया लाइन है, इस लाइन को जितनी बार आप एक्सप्लोर करोगे उतनी बढ़िया लगेगी। बाहरी दुनिया हमेशा शोर से भरी रहेगी। बाहरी दुनिया हमेशा शोर से भरी रहेगी, लेकिन मेरे भीतर एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां पूर्ण शांति है। मेरा धोखा देने का मन कर रहा है, मैं बोल दूं मैं पीडीएफ नहीं दूंगी। तो जो नल्ले लोग लिख नहीं रहे हैं उनको कितना बुरा लगेगा ना। दीदी मत दो पीडीएफ, क्या क्या, रहने दो, मत दो पीडीएफ। मैं यही हाँ करने हमने वाली हूँ। लिख लिया। मैं आखिर में यही करने वाली हूँ। शालू जी कह रहे हैं हमने पूरा लिखा है। शालू जी को खतरा है कहीं मेरे को भी तो नल्ले की कैटेगरी में नहीं लिखा जा रहा है। लिखिएगा, इसे पूरा करते हैं पहले। बाहरी दुनिया हमेशा शोर से भरी रहेगी, लेकिन मेरे भीतर एक ऐसा स्थान है जो पूर्ण शांति है, जहां पूर्ण शांति है। मेरे अंदर एक ऐसा स्थान है जहां पूर्ण शांति है। मैं अपनी चेतना को बिखरने नहीं दूंगी। मैं अपनी चेतना को बिखरने नहीं दूंगी, यानी जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपकी एनर्जी है, उसको बिन वजह 4 दिशाओं में आप फैलाओगे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी एनर्जी है, मुझे या तो अपने पीस ऑफ माइंड में, अपनी हेल्थ में, अपने मूड में लगानी है या अपने काम में लगानी है। मुझे चौधरी नहीं बनना है कि आओ मैं माता रानी बन के दुखहर लूं तुम सब लोगों के, तुमको ज्ञान दे दूं, तुम्हारे विचार बदल दूं, सदियों से तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है उसको बदल दूं। नहीं, इतना महान नहीं बनना है हमको। थोड़ा कम महान बन के भी जीवन अच्छा गुजारा जा सकता है। मैं प्रतिदिन मैं प्रतिदिन कुछ समय मैं प्रतिदिन कुछ समय ध्यान ध्यान मौन और आत्मनिरीक्षण में दूंगी। मैं प्रतिदिन कुछ समय ध्यान
मतलब ध्यान में रहूंगी, मौन, कुछ समय चुप रहूंगी और आत्मनिरीक्षण करूंगी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आत्मनिरीक्षण। तो आपको ना, अगर आप थोड़े अच्छे इंसान हो ना, अपने लिए थोड़े अच्छे इंसान हो, तो आपके इस 24 घंटे में से कम एक आधा घंटा जरूर होना चाहिए, जिस आधे घंटे में आप अपने एक पानी के गिलास के साथ या ग्रीन टी के साथ या चाय के साथ या कॉफी के साथ आप शांति से बैठे हो और आप देख रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या फीलिंग्स चल रही हैं, आपके अंदर क्या भाव चल रहे हैं। अगर आप थोड़े से भी अच्छे इंसान हो अपने लिए। एक बार एक सेशन में एक भाई साहब आए थे, बोले मैडम हम सबके लिए इतना अच्छा करते हैं फिर भी ना लोग ना हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करते हैं। मैंने बोला देखो भाई, मुझे नहीं पता आप औरों के लिए कितने अच्छे हो, लेकिन आप अपने लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, इसीलिए आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है। आप स्वयं के प्रति अच्छे नहीं हो, आप स्वयं का भला नहीं सोच पा रहे हो, आप अपने मन की शांति को नहीं सोच पा रहे हो, आप अपनी विजडम को यूज नहीं कर पा रहे हो, अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे हो, आप दूसरों के पीछे वैलिडेशन के लिए, अटेंशन के लिए भाग रहे हो। आप अपने मम्मी पापा के लिए अच्छे बच्चे हो सकते हो, अपने पति के लिए बढ़िया पत्नी हो सकते हो, अपने बच्चों के लिए बढ़िया माँ हो सकते हो, लेकिन तुम खुद अपने लिए एक अच्छे इंसान नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास समय ही नहीं है अपने विचारों के लिए, अपनी भावनाओं के लिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो अगर ढंग के इंसान हो तो कम से कम आधा घंटा तो कम से कम, और 1 घंटा हो पाए तो बहुत बढ़िया, कि 1 घंटा अपने साथ बैठना है, जहाँ आप सोच पाओ क्या चल रहा है। उस 1 घंटे में सीरियस नहीं होना है, ईज़ी होना है। कि अरे 1 घंटा तो बहुत सीरियस पता चला बैठे तब ठीक थे, उठे तो बीपी बढ़ा मिला। 1 घंटा बहुत सीरियस बैठ गए अपने साथ। ऐसे नहीं, अपने साथ सहज भाव में बैठना है। पता चला 1 घंटा बैठ के ज़िंदगी के सारे पुराने दुःख याद करके करते-करते रोते रहे, और 1 घंटे के बाद वहाँ से निकले कमरे से तो और डिप्रेस होके निकल रहे हैं। अपने साथ ईज़ी रहना है, रिलैक्स रहना सीखना है, अपने साथ लड़ना नहीं है। जो है उसको स्वीकार कर लो कि हाँ भाई ये है। क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में ये लड़ाई चलती रहेगी ना, कोई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों सोच रहा है, भाई उनकी कंडीशनिंग है, उनका वैल्यू सिस्टम है, उनका दिमाग उनकी खोपड़ी में फिट है, आपका दिमाग आपकी खोपड़ी में फिट है। शायद आपका दिमाग उनकी खोपड़ी के अंदर चला जाए तो वो भी आपके जैसे फैसले ले ले, लेकिन भगवान ने तो कोई ऐसी स्कीम ही ना दी, खोपड़ी एक्सचेंज स्कीम, कि अमावस की रात को फलाने मानस की खोपड़ी धकड़े मानस की खोपड़ी में आएगी और वो आपके हिसाब से सोचने लगेगा। ऐसी तो कोई स्कीम ही नहीं है। सबका दिमाग उनकी खोपड़ी में ही रहेगा, सबकी कंडीशनिंग है, सबका वैल्यू सिस्टम है। जहाँ जैसा समाज है, जहाँ के जैसे मूल्य हैं, वहां पे लोगों की वैसे ही कंडीशनिंग है। ठीक है? तो आपने लिखा, मैं अपने भीतर के मैं अपने भीतर के साक्षी को जागृत करूंगी। मैं अपने भीतर के साक्षी को, यानी मेरे भीतर का जो ऑब्जर्वर है, जो चीजों को ऑब्जर्व करता है, उसको जगाऊंगी। यानी मैं मेरे भीतर के इंसान को बोलूंगी भाई तुम अलर्ट मोड में रहो। अलर्ट मोड में रहने का मतलब है तुम मुझे बताओ किन लोगों के साथ बैठने से मेरे ऊपर प्रेशर आता है, किन लोगों के साथ बैठने से मुझे हीन भावना आती है, क्या काम करने से मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है, क्या काम करने से मेरी शांति भंग हो जाती है। अगर मैं ज्यादा कंप्लेनिंग मोड में हूं तो मेरी एनर्जी जा रही है, मैं गुस्सा हूं, मैं विक्टिम मोड में हूं। मतलब मुझे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आपने अंदर वाले इंसान को जिम्मेदारी दी। और सबसे लास्ट में एक नई हेडिंग बना के लिखिएगा, सबसे लास्ट में एक नई हेडिंग बना के लिखिएगा, अंतिम चिंतन। अंतिम चिंतन, अंतिम चिंतन का मतलब होता है कि आखिरी विचार है ये। आखिरी विचार क्या है? आज मैं अपने जीवन की आज मैं आज मैं अपने जीवन की सारी घटनाओं, लोगों और अनुभवों को धन्यवाद देती हूँ, और अनुभवों को धन्यवाद देती हूँ। जो लोग मुझे दुख देकर गए, जो लोग मुझे दुख देकर गए, उन्होंने मुझे जागरूक बनना सिखाया। उन्होंने मुझे जागरूक बनना सिखाया। अगली लाइन, जो परिस्थितियां कठिन थी,
जो परिस्थितियां कठिन थी उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। जो परिस्थितियां कठिन थी उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। जो रास्ते बंद हुए, जो रास्ते बंद हुए उन्होंने मुझे नए रास्तों की ओर मोड़ा। जो रास्ते बंद हुए उन्होंने मुझे नए रास्तों की ओर मोड़ा। आज मैं अपने अतीत को क्षमा करती हूँ। आज मैं अपने अतीत को क्षमा करती हूँ। आज मैं स्वयं को क्षमा करती हूँ। यानी आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर रहे हो, आप खुद को फॉरगिव कर रहे हो, और लास्ट में लिख रहे हो मैं उन लोगों को भी क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। मैं उन लोगों को भी क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई। मैं अपने हृदय को प्रेम, करुणा और शांति के लिए खोलती हूँ। मैं अपने हृदय को प्रेम, करुणा और शांति के लिए खोलती हूँ। मेरे हृदय में प्रेम रहे, प्रेम का भाव रहे, मेरे हृदय में करुणा रहे और शांति रहे। ठीक है। जो भी काम करने की वजह से मेरे हृदय की शांति भंग हो रही है, मेरे भीतर का प्रेम गायब होकर नफरत आ रही है, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, मुझे नहीं करना है वो काम, क्योंकि वो काम करने से मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। अब मान लो किसी ने आपको धोखा दे दिया, आप बदला लेना चाह रहे हो, दुनिया बोलेगी हाँ तेरे साथ तो धोखा हुआ है, तुझे बदला लेना चाहिए। लेकिन जब आप बदला लेने जा रहे हो तो आपके अंदर अशांति आ जा रही है, आप अनस्टेबल हो जा रहे हो, आपको गिल्ट वाला भाव आ जा रहा है। समझ जाओ आप उस तासीर के इंसान नहीं हो जो बदला ले। आप एक उच्च कोटि के इंसान हो, माफ किया लोगों को और आगे निकल गए वहां से। माफ इसलिए नहीं करने, सामने वाला माफी का हकदार है, इसीलिए कि भाई हमको अपने भीतर शांति चाहिए। हम अपने भीतर कियोस को नहीं रख सकते। कियोस कब तक रखेंगे ना, हम खुद को कब तक परेशानी में रखेंगे। आगे लिखिएगा, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को केवल पढ़ना नहीं बल्कि जीना चाहती हूँ। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को जीना चाहती हूँ। आगे लिखिएगा, मैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को केवल पढ़ना नहीं बल्कि जीना चाहती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जब मेरी दृष्टि स्पष्ट होगी, मैं विश्वास करती हूँ कि जब मेरी दृष्टि स्पष्ट होगी, मेरे विचार शुद्ध होंगे। दृष्टि स्पष्ट होगी, विचार शुद्ध होंगे, मेरी वाणी प्रेम पूर्वक होगी, मेरी वाणी प्रेम पूर्वक होगी, मेरे कर्म जागरूक होंगे, मेरी स्मृति वर्तमान में होगी, और मेरा मन ध्यान में स्थिर होगा, और मेरा मन ध्यान में स्थिर होगा। तब उपचार अपने आप घटित होगा। उपचार का मतलब हीलिंग है। तब हीलिंग अपने आप घटित होगी।
अपने आप घटित होगी। पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि जब मेरी दृष्टि स्पष्ट होगी, यानी मेरा विजन बहुत क्लियर है कि भाई ये दूसरे के साथ लड़ाई करना, जबरदस्ती प्यार मांगना, अटेंशन मांगना, जबरदस्ती इंपॉर्टेंस मांगना, भाई ये जबरदस्ती जबरदस्ती करने से तो मेरे अंदर कियोस आ रहा है। मैं 2 पैसे कम में गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे जबरदस्ती नहीं मांगना है कुछ आ रहा है तो प्रेम पूर्वक खुद चलकर आए मेरे पास, चाहे वो पैसा है, प्रॉपर्टी है, प्यार है या कोई हक है। मैं लड़ूंगी नहीं, क्योंकि लड़ने की वजह से मेरे अंदर कियोस आ रहा है। वो आपको देखना है कि आपको अपने अंदर क्या महसूस हो रहा है जब आप इन चीजों के लिए लड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो जब मेरी दृष्टि स्पष्ट है, मेरे विचार शुद्ध हैं। शुद्ध विचार का मतलब है मैं विक्टिम वाली एनर्जी में नहीं हूं। शुद्ध विचार का मतलब है कि आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रही हूँ, ना मम्मी पापा को दे रही हूँ, ना हस्बैंड को दे रही हूँ, ना बच्चों को दे रही हूँ। मैं अपनी फीलिंग के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं उस भाव में जीना चाहती हूँ। मेरी वाणी प्रेम पूर्वक होगी कि मेरी वाणी में मेरे लिए प्रेम है और दुनिया के लिए भी प्रेम है। मुझे नहीं गाली देनी है किसी को, मुझे नहीं किसी को क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। और मेरे कर्म जागरूक होंगे, यानी जो भी मैं एक्शन ले रही हूँ अवेयरनेस के साथ ले रही हूँ। इम्पल्सिव होके नहीं, इम्पल्सिव होके, हर्ट होके, गुस्सा होके, बदला लेने के लिए नहीं, अवेयर होके ले रही हूँ कि भाई देखो मुझे ये अपने लिए करना है, ये फीलिंग्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई बात रखनी है तो मैं अपने घर वालों के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, अपने बॉयफ्रेंड के सामने प्यार से रख दूंगी, बिना किसी डर के कि देखिए मुझे ऐसा ऐसा कुछ चाहिए है या मैं ऐसा ऐसा कुछ सोच रही हूँ, ये बात है। मुझे वहां पर इमोशनल कियोस लेकर नहीं आना है। ना मुझे दूसरों के लिए पेन लेकर आना है, ना मुझे अपने लिए पेन लेकर आना है। मेरी स्मृति वर्तमान में होगी। स्मृति का मतलब है कि मेरी जो माइंडफुलनेस है, मैं प्रेजेंट में रह के सोच रही हूँ कि प्रेजेंट में रह के सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है। फ्यूचर में क्या डुएबल है, क्या डुएबल नहीं है, वो सोचना है। लेकिन जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है वो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। और मेरा मन ध्यान में स्थिर है, यानी यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर सेल्फ। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी, अपनी भावनात्मक जिम्मेदारी दूसरों के हाथ में रखोगे, संभव ही नहीं है कि आप हीलिंग की तरफ चले जाओ। जितना जरूरी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, उतना ही जरूरी इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है। अगर आप फाइनेंशियली तो इंडिपेंडेंट हो लेकिन इमोशनली बहुत डिपेंडेंट हो, तो कोई बहुत फायदा नहीं है आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। आपको अपने माइंड से इंडिपेंडेंट होना होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग दूसरों की वजह से नहीं आ रही है। आप दूसरों को कंसिडर कर लो, उनसे बात कर लो, उनके ओपिनियन ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को आधार मत बनाओ अपनी डिसीजन मेकिंग का। आपसे बाहर जो भी इंसान है वो दूसरा कहलाएगा, चाहे वो आपकी वो औलाद जो पेट काट के आपने पैदा करी है, 9 महीने जिसको गर्भ में रखा है, वो भी जब आप पैदा करके बाहर पालन पोषण कर रहे हो, वो भी दूसरा इंसान ही कहलाएगा। आप हो, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो कोई दूसरा इंसान, चाहे वो कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, किसी रिश्ते में कितना ही क्लोज क्यों ना हो, दूसरा दूसरा ही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि अटैचमेंट मत लेकर आओ उनके लिए, आप संत महात्मा बन जाओ, आप डिटैचमेंट में चले जाओ, लेकिन आप समझो आप अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते हो, वो अपनी ही नहीं ले पा रहे हैं। अब कोई कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल दे कि आपको ये हमको हेल्दी फील कराना है, इमोशनली वैल्यूड फील कराना है, हो सकता है आप ना करा पाए क्योंकि आप अपने ही मुद्दों में उलझे हुए हैं। आपके मुद्दे ही अलग हैं और उनके मुद्दे अलग हैं। तो कई बार आपको क्या करना है कि आपका मन अपने ध्यान में स्थिर रहे, ध्यान माइंडफुलनेस में कि क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कौन सी चीज क्या फील कराती है। मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे अपने आप को साबित नहीं करना है। कितना बड़ा प्रेशर अपने साइड लाइन कर दिया। मुझे किसी को प्रूव करके नहीं दिखाना है, जो करना है अपने आत्मिक शांति के लिए और अपने आत्मिक विकास के लिए करना है। इसके अलावा ऐसी तैसी कराएं सब, ठीक है। तो इसीलिए लास्ट लाइन लिखिएगा, आज से मैं अपने भीतर की शांति की यात्रा पर चलने का संकल्प लेती हूँ। आज से मैं अपने भीतर की शांति की यात्रा पर चलने का संकल्प लेती हूँ।
प्रेम और करुणा के साथ, प्रेम और करुणा के साथ राधे राधे। पत्र में लास्ट में लिखिएगा राधे राधे। जो आपका नाम है अपना नाम भी लिख सकते हो, खुद को आई लव यू भी लिख सकते हो। तो यानी हमने क्या देखा इस पूरे पत्र में? हमने इस पूरे पत्र में देखा कि महात्मा बुद्ध जी ने पूरे जीवन तपस्या करी, एनलाइटनमेंट की खोज में गए, और जब उनको इनलाइटनमेंट मिला, जागरूकता उनके जीवन में आई, तो उन्होंने ये नहीं बोला फलानी अफर्मेशन को इस कलर के पेन के साथ 3:33 पे 51 बार लिख लो और जीवन बदल जाएगा। महात्मा बुद्ध जी ने क्या बोला? सम्यक दृष्टि, जो जैसा है उसको वैसा देखना सीखो। सम्यक संकल्प, अपने लिए राइट इंटेंशन सेट करो। देखो मेरे अंदर क्या गुस्सा है, कौन सा क्रोध है, कौन से बदले की भावना है, देखो अपनी इंटेंशन सेट करो। ना किसी को हराना है, ना मुझे साबित करके दिखाना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, अपने भीतर के इमोशनल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है कि मेरे भीतर क्या क्या है। मुझे अपने प्रति कंपैशन रखना है, मुझे खुद को प्रेशराइज नहीं करना है, मुझे खुद को गिल्ट में लेके नहीं जाना है, मुझे खुद की कंपैरिजन नहीं करनी है। बढ़िया इंटेंशन हो, मेरी वाणी सम्यक हो, यानी मेरे जो भाषा है वो खुद के लिए भी सम्मानजनक हो, दूसरों के लिए भी सम्मानजनक हो। मैं खुद से भी प्रेम से बात करूं, औरों से भी करूं। दिस इज द राइट मेथड। आगे इन्होंने बोला सम्यक कर्म, कि विचार रखने से कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ विचार पर्याप्त नहीं है, उनको कर्म में भी बदलना है। तो आपको खुद को पूछना है कौन से काम मुझे शांति देते हैं, कौन सी आदत दुख की तरफ लेकर जाती है, और मैं अपने कौन से बिहेवियर को चेंज करना चाहती हूँ। यानी मेरे जो एक्शंस हैं वो मेरे को पोषण दे, न्यूट्रिशन दे, मेरी आत्मा को, मेरे मन को, मेरे शरीर को। उसके बाद आया सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, कि सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, किस माध्यम से पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे के साथ कितनी दुआएं आ रही हैं, उस पैसे के साथ कितनी पॉजिटिविटी आ रही है। ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ठगी का काम कर रही हूँ, 2 दिन के बाद वो, क्योंकि उसमें आपको बरकत महसूस नहीं होगी, आपको नेगेटिविटी फील होगी, आपको संतुष्टि महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो अगर आपको अपना वे ऑफ लाइफ जो है, आपकी जीवन शैली, आपको ये भी देखना सिखाया गया आपकी जीवन शैली क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है। आपने देखा है ना वो मूवी श्रीदेवी की, कल भी हम याद ही कर रहे थे श्रीदेवी जी को। वो श्रीदेवी की एक मूवी जिसमें उर्मिला मातोंडकर है, अनिल कपूर है, तो वो अनिल कपूर को बेच देती है उर्मिला मातोंडकर को कि तुम मेरे पति को खरीद के शादी कर लो, और क्योंकि मेरे को तो वो अमीर औरतों की तरह रहना है कि हम कार में जाएं और घर में टीवी हो। यानी वो लाइफस्टाइल को चेज कर रही थी, जो कि आप क्यों चेज कर रहे हो? अगर आपके जीवन जीने की क्षमता वैसी नहीं है, तो क्यों आप उसको अपना बर्डन बना रहे हो? आप क्यों हीन भावना को महसूस कर रहे हो? जस्ट बिकॉज आपके घर में वो फैंसी टीवी नहीं है, फैंसी सोफा नहीं है, आप हीन भावना में चले जाओगे? नहीं, आपको अपनी हीन भावना में नहीं जाना है। जो है उसको सम्मान पूर्वक नजर से आपको देखना सीखना है। तो वैसा ही है कि आपको लाइफस्टाइल भी देखना है। अब क्या कर रहे हैं लोग? ईएमआई पे 2-2 करोड़ के घर ले रहे हैं। मेट्रो सिटीज में ईएमआई पे महंगे-महंगे घर ले लेते हैं, और फिर पूरे साल एंजाइटी की गोलियां खाते हैं, ईएमआई आ रही है, ईएमआई आ रही है। भाई, या तो तुम वेट कर लो 2-4 साल, और वेट नहीं कर रहे हो तो कुछ ऐसा ले लो जो तुम्हारे लिए हेल्दी हो। जस्ट बिकॉज किसी मामा के फूफा की लड़की ने कोई ऐसा मकान ले लिया है जो 2 करोड़ का है, अब तुमको भी चुल हो गया है। भाई, हो सकता है उस 2 करोड़ के मकान में भी बैठ के वो बुआ की लड़की रो ही रही हो कि मेरा पति प्यार नहीं करता, मेरे को वैल्यू नहीं करता। तुम उसको कॉपी मत करो। तुमको देखो तुम्हारे स्टमक में क्या डाइजेस्ट हो पा रहा है। अगर तुमको चावल राजमा अच्छे से हजम हो रहे हैं, तो तुम किसी का आलू बैंगन क्यों खाना चाहते हो? तुम देखो ना तुम्हारे पेट की हजम करने की क्षमता क्या है। तो इसीलिए कॉपी नहीं करना है। दैट डिसीजन शुड बी दैट डिसीजन शुड बी हेल्दी। ईशा जी, माइक ऑफ कीजिए अपना प्लीज। आगे लिखना नहीं है। आगे क्या है? राइट एफर्ट, कि आप राइट एफर्ट कर रहे हो। और उसके बाद है राइट माइंडफुलनेस, आप प्रेजेंट में हो।
चलो ठीक है, कोई कांड हो भी गया, अब डरना नहीं है। सोच सोच के इमेजिनेशन में नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। अब देखो, आप प्रेजेंट में रह करके एक्शन ले सकते हो, कितने हेल्दी डिसीजन ले सकते हो, और पास्ट में कोई गड़बड़ हो भी गई है तो उसको समहाउ कैसे रिकवर कर सकते हो, या कुछ मान लो कुछ हो भी गया पास्ट में गड़बड़, तो कैसे प्रेजेंट में ज्यादा पीसफुल तरीके से रह के पास्ट की गड़बड़ को मैनेज किया जा सकता है, शांतिपूर्वक तरीके से रह के। लास्ट में है सम्यक समाधि। समाधि का मतलब है अपने भीतर की शांति से जुड़ना, कि देखो भाई, बाहर तो अटरम सटरम चलते रहेंगे, बाहर तो ड्रामे चलते रहेंगे, तो बाहर हम कुछ बहुत कंट्रोल कर नहीं सकते। तो बाहर जब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एफर्ट वहां लगाओ जहां कंट्रोलेबल है, वो है आपके भीतर की दुनिया। आपके भीतर की दुनिया कितनी रिलैक्स रह सकती है, आपके भीतर की दुनिया कितनी शांत है, उस पर आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और लास्ट में अपना आपने आत्मचिंतन किया है कि जो भी हुआ मेरे जीवन में, मैं सबके लिए ग्रेटिट्यूड वाले भाव में हूँ, कोई कंप्लेनिंग एनर्जी नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई नफरत नहीं है। जो लोग दुख देकर गए उनको भी माफ कर रही हूँ, मेरी परिस्थितियों को धन्यवाद दे रही हूँ, अपने पास्ट को भी माफ कर रही हूँ, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊं, और जो बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग है उसको अपने जीवन का हिस्सा बना पाऊं। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि हम तो जी माफ नहीं कर सकते, हमारे मन में तो इतने घाव है। ओब्वियसली मैं आपके साथ सहमति रखती हूँ कि आप अचानक से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज मैंने आपके मन में सिर्फ बीज डाला है। ये इस बीज को पानी मिलता रहेगा तो एक समय पे पौधा बन जाएगा, इसको फल भी अपने आप आ जाएगा। आपको किसी को माफ करने के लिए स्पेशल एफर्ट नहीं करने हैं, बस राइट थॉट उसके मन में डाल दो, वो थॉट समय के साथ मिच्योर हो जाएगी, वो खुद उस चीज को महसूस करने लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज मैंने आपके मन में सिर्फ बीजारोपण किया है, बीज डाले हैं कि मेरा मेरी आजीविका कैसी होनी चाहिए, यानी मेरा लाइवलीहुड कैसे होना चाहिए, मेरी मेडिटेशन कैसी होनी चाहिए, मुझे प्रेजेंट में कैसे रहना है, मेरे एफर्ट कैसे होने चाहिए, मेरे कहीं ना कहीं एक्शन कैसे होने चाहिए, मेरी वाणी कैसी होनी चाहिए, और मेरी खुद के लिए दूसरों के लिए इंटेंशन क्या होनी चाहिए, और मेरा चीजों को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग है। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी उसमें हेडिंग तो होंगी ही, 8 हेडिंग है, आप उसको अपने शब्दों में लिख के कहीं चिपका के रखें, आपको वो दिखता रहे कि मेरी भाषा कैसी है, मेरा थॉट प्रोसेस कैसा है, मेरी इंटेंशंस कैसी है, क्या, क्योंकि ये ये मीनू दलाल ने नहीं दिया है, मेरा उतना लेवल नहीं है कि मैं ऐसा कुछ बहुत सॉलिड लेकर आ पाऊं। ये तो भगवान बुद्धा ने दिया है, ये तो उनको जब इनलाइटनमेंट हुआ, सोचो देखो, उनको इनलाइटनमेंट हुआ तो उन्होंने कितनी लॉजिकल चीजों को फ्रेम किया है, कितनी सिंप्लीफाइड चीजें हैं। ऐसे नहीं है कि कोई कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मंत्रा दे दिया हो जो समझ में ही ना आ रहा हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट दे दिया हो कि ड्युअलिटी क्या होती है, आत्मा क्या होती है, फलाना ढिमकाना क्या होता है, कितनी सिंपल चीजें हैं। और उन्होंने बोला कोई इंसान जब ऐसे तरह से जीवन जीता है तो वो जीते जीते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन स्वयं में मोक्ष बन गया है, क्योंकि वो लोड नहीं ले रहा, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, किसी के प्रति गुस्सा नहीं है, अपने आप विक्टिम एनर्जी में नहीं है, अपनी लाइफ में डिसीजन मेकर खुद है। तो जीवन जीते जीते मोक्ष मिल रहा है। मरने के बाद किसकी टिकट कहाँ कटी और कौन कौन से कंपार्टमेंट में जाके बैठेगा वो भाई किसी को नहीं पता है। वो तो हम सब मर जाएंगे, और मरने के बाद हम गलती से मिल गए तो देख लेंगे कि हाँ हाँ सुजाता जी मरने के बाद फलाने फलाने डिपार्टमेंट में भर्ती होते हैं। हमें तो भाई नहीं पता है, तो उसका ठेका भी नहीं लेना है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा लेटर है। आप इस लेटर की जो रिकॉर्डिंग है उसको बार बार देखिएगा, पीडीएफ में शेयर करूंगी, उसको देखिएगा। अगर आपको सच में इसका फायदा उठाना है तो पीडीएफ देने के बावजूद भी अपना लेटर अपनी राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है,